हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बेटा क्या हाल चाल हैं आप लोगों के लक्ष्य 2.0 में? उम्मीद है सब बढ़िया है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। सैटरडे का दिन है और जल्दी से बता दो क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या भाई? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या अपना कनेक्शन बढ़िया है एकदम? क्या अपना कनेक्शन बढ़िया है भाई? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है हम गुरुजी, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया ही रहने चाहिए यार। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। जी हाँ, तो आज भाई बहुत ही हिस्टोरिकल दिन है, क्योंकि आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल तो है ही भाई। आज रात को मजा आएगा, देखेंगे सब लोग। उम्मीद है इंडिया जीत जाए भाई, इससे ज्यादा तो हम कुछ चाहते नहीं है। थोड़ा सा ही तो चाहत है हमारी कि बस इंडिया जीत जाए है ना। चलिए, तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं वो मैच के शुरू होने का वेट कर नहीं पा रहे हैं, बस चाहते हैं जल्दी से सर मैच शुरू हो जाए, क्लास खत्म हो और मैच शुरू हो, मैच देखें सर। जी हाँ, कोई बात नहीं। मैंने आपको ये बात पहले भी सिखाई है कि भाई फोकस करना है, जिस समय जो चीज हो रही है उस पर 100% फोकस करें। अभी 2 घंटे पढ़ाई करेंगे बढ़िया करके, और फिर उसके बाद 8 बजे पूरा बिल्कुल टेंशन फ्री होके मैच देखना। वरना फिर आधा अधूरा काम करोगे, अभी मैच के सपने देखोगे तो जब मैच देख रहे होगे तब टेंशन होगी, अरे यार आज की क्लास का बैकलॉग बना लिया, है ना। फिर इसलिए ऐसा सही नहीं होता। जो भी काम करो अपना 100% दो उसमें यार। जब खेल रहे हो तो 100% खेलो, टीवी देख रहे हो 100% टीवी देखो, पढ़ाई कर रहे हो तो 100% पढ़ाई में दिमाग होना चाहिए। सर यही तो नहीं हो पाता बस यही तो नहीं हो पाता सर। चश्मा ओपी, धन्यवाद बेटा। बहुत दिनों बाद मेरा चश्मा मेरे हाथ लगा है, बहुत दिनों से इधर उधर खो गया था, बट अब मिल गया है तो मैंने लगा लिया है। एनीवेज, वैसे मेरा नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, काफी बच्चे जानते ही हैं, थोड़ा बहुत ही है, बट वो लैपटॉप पे काम करते वक्त क्या होता है कि हम कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आंखें ज्यादा और खराब ना हो जाएं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सर कल टेस्ट है, कोई बात नहीं, टेस्ट दे देना, बढ़िया करके देना। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करा जाए अब अपना आज का लेक्चर नंबर 5 है। देखो देखते ही देखते डिटर्मिनेंट्स का फिफ्थ लेक्चर आ गया है ना। डिटर्मिनेंट का फिफ्थ लेक्चर आ गया है अपना, जहां पे हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी तुम्हें बताया था, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जेई में मान ही लो तुम 90% तो तुम्हारे पेपर में उसका सवाल दिखेगा ही। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रैमर्स रूल करके। ठीक है, देखेंगे तो फोकस करेंगे। देखो फिर वही बात बोलूंगा, मैच 8 बजे है, उससे पहले पढ़ाई करनी है। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर लोगे तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपना डन हो जाएगा आज के दिन ही जेई का। ठीक है, जी हाँ। सर मेरे पास भी सेम चश्मा है। अच्छा सर, फार साइटेड है या नियर साइट? दूर वाला जो टीवी देखते वक्त थोड़ा मुझे हल्का फुल्का धुंधला, ज्यादा नहीं है मेरा, बस 0.5 नंबर है यार। हाँ, डॉक्टर तरुण खंडेलवाल सही है बेटा जी, सही है। चलो भाई, तो शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। बट पहले हम थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना भाई। थोड़े बहुत मैंने आपको जो सवाल, कल जो टॉपिक हमने करे थे, कल हमने डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट किया था, वो सब कर रहे थे। एक ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, क्या ये आ गया आंसर? जल्दी बताइए, क्या इसका आंसर आ गया है? आप लोगों का इसका आंसर आ गया है तो थम्स अप कर देंगे, नहीं तो थम्स डाउन करेंगे। इसका सब मैंने होमवर्क में दिया था तुम्हें, और बोला था सीधे सीधे इसको खोल देना डिटर्मिनेंट को, या थोड़ी प्रॉपर्टी बाजी करनी है तो वो भी कर सकते हो। R1 को R1 माइनस R2 करेंगे, R1 को R1 माइनस R2 करेंगे भाई। R1 को R1 माइनस R2 करने को बोला था, उससे फायदा ये हुआ था 1 माइनस 1 0, और 3/2 माइनस 1/3 टाइप की एक चीज आ जाएगी गंदी सी जो भी है, और इधर भी अल्फा अल्फा कट के 3/2 माइनस 1/3 टाइप की चीज बन जाएगी इधर भी। गॉट इट? हाँ, देखिए। और अब क्या करेंगे बाकी? अब क्या ही लगाओगे, छोड़ दो बाकी, बेचारे को अब जाने दो यार, बच्चा है, ज्यादा कोई अजीबो गरीब तो टर्म्स है नहीं। 2α+3, 3α+1 और 0, 2 0 बन गए, बहुत है। और ये वाली टर्म एक्चुअली कॉमन भी आ गई, देखो ये वाली टर्म फर्स्ट रो से कॉमन भी आ गई, 3/2 माइनस 1/3 जो भी होती है बाहर आ गई, और इक्वल टू 0 है तो वो बाहर ही चली गई। यानी यहां से इसको सीधे सीधे आप 1 कर दीजिए, और इसको भी हटा के आप 1 कर दीजिए। थोड़ा अच्छा सा हो गया ना, और इसको तो हटा ही दो क्योंकि 0 में वो चली गई है। अब डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर देता हूं फर्स्ट रो के अलोंग, तो 0 इंटू -1 इंटू -2α+3
इंटू अल्फा प्लस 1/3 और +1 इंटू 3 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 1 -1/3 इंटू 2 अल्फा प्लस 3। देख लो भाई, और ये चीज इक्वल टू 0 दी हुई है, इक्वल टू 0 दी है, माइनस माइनस कट गया, तो 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 1/3 प्लस 3 अल्फा प्लस 1 -2/3 अल्फा, और वो -1 हो गया, -1 प्लस 1 भी कट गए, तो काफी अच्छा सा कुछ आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2/3 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 अल्फा -2/3 अल्फा, 2/3 अल्फा भी कट गया, 2/3 अल्फा भी कट गया भाई। तो हमारे पास एक अच्छी सी इक्वेशन बन के आ गई, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। और अब इसकी रूट्स निकाल लो, बस इसकी रूट्स बेटा निकाल लीजिए। 53% ने ही करा है बस भाई, गलत बात है यार, 80% को करना चाहिए था कम से कम। और अब जो रूट्स आएंगी वो किस इंटरवल में लाई कर रही हैं, सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 बराबर 0, 36 -8/2 इंटू 2, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, और ये हो गया √28/2 इंटू 2, तो -6 प्लस -2 √7/2 इंटू 2। सही है, देख लो भाई, सर C2 -C1 किया, वो भी कर लेते, जो मैं करना है कर लो यार, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 2 काट दीजिए, सो -3 प्लस √7/2 आ जाती। अब अल्फा की वैल्यू किस इंटरवल में आ रही है दोनों, बस ये देख लो, दोनों किस इंटरवल में आ रही है, एक तो दोनों नेगेटिव है, एक तो दोनों ही नेगेटिव दिख रही हैं, तो दोनों ही 0 से छोटी है, ठीक है, दोनों ही 0 से छोटी दिख रही हैं, बस ये देखना है दोनों रूट किस इंटरवल में है, और -3 से बड़ी ही आएंगी, -3 से बड़ी आएंगी, आई थिंक आप चेक कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये -3 से छोटा है थोड़ा सा, -7, तो इसलिए -3 के अंदर ही रहेगा, बी ऑप्शन हो गया, सीधे सीधे बी ऑप्शन हो गया। √7 की वैल्यू -3 से, √7 की -3 से छोटी है ना, और बाय 2 एवरेज लिया हुआ है उसका, तो ऑब्वियसली वो -3 से थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा। चलिए, तो ये अपना आंसर आ गया, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन निपट गया, बहुत आसान सवाल था। फिर मैंने आपको एक ये दिया था होमवर्क, एक सवाल भाई ये दिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने बोला था कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये वाला तो होना चाहिए था भाई, ये बहुत आसान सवाल था, जल्दी से बताएंगे क्या ये हुआ या नहीं हुआ, कितने लोगों का हुआ। तो पहले इसमें मैंने हिंट भी दे दी थी कि R1 को R1 माइनस R2 कर दो, R2 को R2 माइनस R3 कर दो, R2 को R2 माइनस R3 कर दो, काफी कुछ कटपिट जाएगा, आप रो में 3 भी कर सकते थे, 2 ही रो करनी है बस, तो दिस माइनस दिस हो गया -3, ये 0 और ये 3, और दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 3, ये -3 और ये 0, 2 cos की पावर 4x, ये मेरा बन गया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डिटर्मिनेंट को बेटा एक्सपैंड कर देना चाहिए, वैसे तो 3 कॉमन भी ले लेना चाहिए, 3 कॉमन भी निकाल लीजिए, चलिए, तो 9 बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया, तो -1 0 1 1 -1 0, और 2 cos की पावर 4x, 3 + 2 sin की पावर 4x, और sin स्क्वायर 2x। और अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। सर और 0 बना लूं, कोई फायदा नहीं है यार, अब क्या ही 0 बनाएगा, ठीक है, जितने बन गए हैं, ज्यादा टफ डिटर्मिनेंट नहीं है ना, खोल देते हैं। सो -1 इंटू माइनस साइन स्क्वायर 2x, माइनस साइन स्क्वायर 2x, और -0 है वो तो, और +0 बेकार, +1 इंटू 3 + 2 साइन की पावर 4x प्लस 2 cos की पावर 4x। देख लो भाई, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 + 2 कॉमन साइन की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा, इस टर्म की वैल्यू डायरेक्टली बेटा लर्न करनी होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x होती है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर खोल के ये टर्म याद ही करनी है आपको, इस चीज की वैल्यू ये होती है। बस अब ब्रैकेट खोल दो, तो साइन स्क्वायर 2x 3 + 2 हो गया 5 -4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x,
ये और ये आई थिंक कट गए हैं, साफ साफ दिख रहा है। ये दोनों बेटा कैंसिल आउट हो रहे हैं। डबल एंगल का फॉर्मूला खोलोगे ना sin 2x का तो कट जाएगा। तो यानी एफ एक्स सिंप्लीफाई होके 5 और 9 तो बाहर था ही, बाहर एक 9 भी था भाई, ये जो कॉमन लिया हुआ है 9, तो 9 5 जा 45 हमारा एफ एक्स आ रहा है। एफ एक्स हमारा 45 आ रहा है। पूछा क्या एफ डैश जीरो, बस तो कांस्टेंट फंक्शन है, 45 तो कांस्टेंट है, तो एफ डैश एक्स हमेशा ही जीरो है, तो एफ डैश जीरो भी जीरो ही आएगा। मतलब आंसर जीरो। मतलब क्या ही सवाल था यार, क्या ही सवाल था। ए ऑप्शन 60% ने किया। बस मैं चाहता हूं बेटा, अभी कोई बात नहीं, शुरुआत है, अभी पहला चैप्टर है, अगले 2-3 महीने में तुम्हारा लेवल इस तरह से बढ़ जाए, बस अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो यहाँ 80-90% बच्चे यहां पहुंच जाएंगे। पहुंच तो 100% सकते हैं, बस वही है ना, मेहनत सब नहीं करते, कुछ ना कुछ रह जाएंगे जो मेहनत नहीं करेंगे। घर पे मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखो सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, पढ़ाना के साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। सर थोड़ा धीरे करिए। नहीं, क्यों करूं धीरे भाई, क्या क्यों करूं धीरे, खुद बता। होमवर्क का क्वेश्चन है, धीरे करूं मैं? इसका मतलब तुमने दिमाग ही नहीं लगा रखा होमवर्क के क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन तो फास्ट करना होता है बेटा मुझे सॉल्व, क्योंकि आपने उसमें दिमाग एक बार लगा रखा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है उसमें। अगर स्लो इसमें करूंगा तो आज का टॉपिक कब करेंगे ये बता। आज के टॉपिक ना करूं, बस यही होमवर्क ही डिस्कस करता रहूं, आज डिस्कस करके ओके टाटा बाय बाय, ये बताओ। क्लास में जो कराते हैं कॉन्सेप्ट वो थोड़ा धीरे पढ़ा सकते हैं, बट होमवर्क का क्वेश्चन तो बेटा स्पीड से ही करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। तो क्लास में अब ये वाला एक क्वेश्चन मुझे डिफरेंशिएशन पे आपको कराना था, जिस पे सवाल थोड़ा डीपीपी में मैंने डाले थे। एक बार ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऐसे एक पॉलिनोमियल एक डिटर्मिनेंट को बराबर दिया हुआ है इसके, अब ये 3 इक्वल टू के साइन क्या होते हैं, मतलब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का साइन होता है ऑलवेज इक्वल। मतलब ये चीज सिंप्लीफाई करके इस तरह से आएगी, कोई 5 डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगी। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट खोला जाए तो हर बार ये इसके ट्रू बराबर आइडेंटिटी होगी, मतलब ये भी एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा होगा। आपसे वो पूरा नहीं पूछा, आपसे सिर्फ एस और टी की वैल्यू पूछी है, मतलब वो सॉरी टी और डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है, टी और डब्ल्यू की वैल्यूज पूछी हैं, ठीक है। सर आप एडवांस्ड के इलस्ट्रेशन और आप एडवांस्ड के पीवाईक्यूज कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं कराएंगे। अभी थोड़ा सा बनने तो दो फ्लो, 2-4 चैप्टर तो करो, तभी तो तुम्हारे को एडवांस के भी पीवाईक्यूज करवाऊंगा। एडवांस के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर अब देखो, हम x की मदद लेंगे। हम एक तरीका तो जो माइंड में आता है, सर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, प्रॉपर्टी वगैरह लगा के खोल लेता हूं, फिर उसको इससे कंपेयर कर दूंगा, वो तो है, एक फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है ही। बट उसके अलावा एक बढ़िया प्रो टिप दे रहा हूं आपको, क्योंकि आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रू फॉर होती है, ट्रू फॉर ऑल एक्स। मैं कुछ मर्जी एक्स डालूं, ये दोनों LHS RHS बराबर होंगे। तो अगर मुझे W चाहिए तो मैं कह रहा हूं भैया एक्स को सीधे 0 डाल दो, क्योंकि 0 डालते ये सारे हट जाएंगे। मैं कुछ भी एक्स डाल सकता हूं, बिकॉज ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब मैं जो मर्जी एक्स डाल सकता हूं, 1 डालूं, 2 डालूं, 0 डालूं। तो मैं 0 डालूंगा तो मुझे दिख रहा है सिर्फ W बच जाएगा। सो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन LHS, x को 0 डालेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और राइट साइड में ये हट जाएगा, ये सब हट के सिर्फ W बच जाएगा। तो W की वैल्यू तो देखो बहुत इजीली आ गई। अगर इसे एक्सपैंड कर दूं तो 1 आ रहा है, तो W तो तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है। W तो सीधे 1 आ गया। अब हमें चाहिए T को कैसे बचाएं? अब देखो जिसमें x नहीं है वो बच गया। अगर मैं इसमें थोड़ा दिमाग लगाऊं तो x0 डाल के क्या हुआ, जिसके पास x की टर्म नहीं थी, जैसे यहां x था तो 0 डाल के हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, ये बच गया बस। क्यों? क्योंकि इस पे x था ही नहीं। तो अगर अब मुझे सेम लॉजिक t पे लगाना है तो t के साथ x नहीं आना चाहिए, t तो तभी बचेगा। तो और t के साथ x कब नहीं आएगा? जब डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि tx मतलब x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है ना। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं पूरी इक्वेशन को, अगर अब मैं पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं LHS एंड RHS विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जरा डिफरेंशिएट करूं, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे होता है, 1 रो एट अ टाइम। पहले फर्स्ट रो को करूंगा तो इसका आएगा 1, इसका 1, इसका 2x, और बाकी दो रो को छोड़ दूंगा अभी, प्लस कल बताई थी ये ट्रिक।
अब दूसरी रो को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 1 2x, और बाकी दो रो छोड़ दूंगा, और लास्ट में थर्ड रो को कर दूंगा तो 2x 1 1। और अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैं डिफरेंशिएट आरएचएस में भी कर देता हूं तो सोचो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट आरएचएस का आ जाएगा 5p(x) की पावर 4 प्लस 4q(x) की पावर 3 प्लस 3r(x²) प्लस 2sx और प्लस t बच जाएगा, है ना। यानी कि अगर अब मैं डिफरेंशिएट करके बेटा x को 0 डाल दूंगा, डिफरेंशिएट करके x को 0 डालूंगा, ये हटेगा ये हटेगा ये हटेगा, सिर्फ t बच जाएगा। यानी मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पुट x 0। अगर मैं x को 0 डाल दूं तो मेरे पास सीधे आरएचएस में t ही बच जाएगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो t की वैल्यू मेरी बच गई, इन सब में बस x को 0 डाल दो, तो t हो गया x को 0 1 1 0। और देखो अब इसकी दो रो तो यहां से निकल जाएंगी क्योंकि फिक्स थी वो, तो 0 1 0 0 0 1 प्लस सेकेंड रो में 0 डालो 1 1 0, बाकी दो रो यहां से पुराने वाले की, और थर्ड रो में 0 डालो 0 1 1, तो 1 1 सॉरी 1 0 0 0 सॉरी 0 1 0, हाँ बाकी दो रो फिक्स्ड। यहां से t की वैल्यू निकाल दीजिए। गॉट इट, गॉट इट। कुछ लोग कह रहे हैं सर x से डिवाइड ही कर देते, फिर x से डिवाइड कर देते तो x को 0 नहीं डाल पाता ना, w के नीचे x आ जाता, w के नीचे x आ जाता तो w/0 नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए हमने डिवाइड बाय x नहीं किया है। ठीक है सर, नॉन रियल डाल सकते हैं, हाँ x को नॉन रियल भी डालो, हमेशा आइडेंटिटी तो आयोटा वगैरह के लिए भी ट्रू होती है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, तीनों इसकी वैल्यू निकाल लेना, इसकी निकालना और इसकी अलग से निकालना। करस्पॉन्डिंग ऐड मत कर देना क्योंकि डिटर्मिनेंट ऐड वैसे नहीं होते, पहले सॉल्व करना, इसको सॉल्व, जो वैल्यू आए तीनों को ऐड कर देना, यहां से t मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में डाल दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन बेटा डीपीपी में डाल दिए हैं, आप इसको कर सकते हैं। जी हाँ, तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कांस्टेंट टर्म निकालनी है डायरेक्ट 0 डाल दो, और अगर कांस्टेंट से पिछली निकालनी है तो डिफरेंशिएट करके x को 0 डाल दो, t बच जाएगा। अब तुम कहोगे सर s निकालना है, तो समझ गए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बहुत लेंथी काम हो जाएगा, जनरली कोई इतना पूछेगा नहीं तुमसे, लास्ट के 2 पूछ सकते हैं, लास्ट के 2 पूछ सकते हैं। डीपीपी, हाँ डीपीपी में था, बिल्कुल बिल्कुल डीपीपी में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक छोटा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करा देता हूं, प्रूविंग का है ऑल दो, बट क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए FGH 3 फंक्शंस हैं, डेल्टा फंक्शन दिया है, ये डेल्टा फंक्शन ये दिया हुआ है जिसमें डैश मतलब डेरिवेटिव है, डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। और डेल्टा डैश को प्रूव करना है, ये आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लगता है मुझे, ध्यान से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन कि डेल्टा एक फंक्शन है जिसमें FGH XF होल डैश XG होल डैश XH होल डैश है, X2F होल डबल डैश, ये डेल्टा के अंदर ही है, और डेल्टा का जो डेरिवेटिव है वो ये प्रूव करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को। तो पहले तो एक काम करते हैं, XF जो है उसके डैश को जरा सिंप्लीफाई करता हूं। XF मतलब x है और मल्टीप्लाइड में fx है फंक्शन, राइट। तो x और f का मतलब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x को कांस्टेंट, f का डेरिवेटिव f डैश प्लस f कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1। तो यानी मैं अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दूं, x f डैश प्लस f आया, इतनी चीज की वैल्यू x f डैश प्लस f आ गई। समझ गए क्या बोला मैंने? तो डेल्टा को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, पहला रो तो f था, दूसरा एलिमेंट जो था वो x f डैश प्लस f आ गया है, इधर g था, और सेम लॉजिक से x g डैश क्या हो जाएगा भाई, x g होल डैश क्या हो जाएगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x g डैश प्लस g आ जाएगा फिर, राइट। तो x g डैश प्लस g आ जाएगा, और सिमिलरली h के नीचे यहां प्रोडक्ट रूल लग के x h डैश प्लस h आ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड रो बन चुकी है, ठीक है। और अब इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर f डबल डैश, इधर देख लो, x स्क्वायर f डबल डैश को यहां कर रहा हूं,
एक्स स्क्वायर एफ, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूं, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट एफ का डेरिवेटिव प्लस एफ कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का, तो 2x हो गया। ये सिंगल डैश आया है, इस पूरे को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल, प्लस एफ डैश इंटू 2x, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल, 2f प्लस 2x एफ डैश। समझ गए मैंने क्या किया? बेसिकली एक्स स्क्वायर एफ को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्स स्क्वायर एफ का डबल डैश निकलकर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हाँ इधर सर गलती है, हाँ एक थोड़ी सी दिख रही है ये वाली, यहां पे सही कह रहे हो, यहां एच होना चाहिए था, एच होना चाहिए था। अब ठीक है ना? चलिए इधर देखेंगे। तो मैंने क्या किया, इस चीज का डेरिवेटिव निकाल लिया, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश की वैल्यू ये आई, थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लें, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 2x एफ डैश, 2x एफ डैश 4x एफ डैश हो गया और 2f हो गया, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया यार, एक बार डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल लगा के, उस चीज को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो डबल डैश की टर्म मेरे पास क्रिएट हो गई, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डैश। जिनको डिफरेंशिएशन आता है वही कर पाएंगे इस सवाल को। जी हाँ, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इधर देखिए। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर जी डबल डैश में कुछ नहीं, बस एफ की जगह जी डाल दो, तो एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4x जी डैश प्लस 2g। और लास्ट वाले में बिल्कुल ऐसे ही h के रिस्पेक्ट में आ जाएगी टर्म, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x एच डैश प्लस 2g। ये अपना डेल्टा डिटर्मिनेंट बन गया है। डेल्टा की वैल्यू सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई है सर ये, मतलब डेरिवेटिव खोल के मैंने लिख दी है अभी। तो क्या यहां तक सही है? सर डबल डिफरेंशिएशन रिपीट, सर कैलकुलस वीक है। अरे भाई डिफरेंशिएशन भी नहीं आता क्या तुम्हें? प्रोडक्ट रूल नहीं आता क्या? देख लो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो भाई। देखो, एक्स स्क्वायर एफ का पहला डेरिवेटिव लिया तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट एफ का डेरिवेटिव एफ डैश प्लस एफ कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, यहां तक तो ठीक है। अब इस पूरी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो एक डैश की जगह दो डैश आ जाएंगे, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगा तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश प्लस एफ डैश कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का 1 हो गया 2f, x का 1 प्लस 2x कांस्टेंट f का f डैश, बस ये 2x f डैश 2x f डैश मिला के 4x f डैश बन गए। इस तरह से मैंने डिफरेंशिएशन किया हुआ है। सर 2g की जगह 2h होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया यहां, ये टाइपिंग में गलती हो गई है, यहां 2h होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेरी नाइस। अब जरा इस अभी देखो मुझे डेल्टा को डिफरेंशिएट भी करना है, बाय द वे अभी मैंने डेल्टा सिंप्लीफाई करा है, अभी मुझे डेल्टा डैश भी निकालना है, बाद में करूंगा, पहले जरा इसको थोड़ा अच्छा तो बना लें। मुझे एक बात दिख रही है दोस्तों, क्या मैं ये दोनों ये सब हटा सकता हूं? ध्यान से देखना, क्या मैं बेटा ये तीनों हटा दूं? सोच के देख लो, क्या ये तीनों ऐसे ही हटा दूं? जल्दी बता दो, क्या ये तीनों ऐसे ही हटा दूं? भाई हाँ बिल्कुल, R2 को R2 माइनस R1 करोगे, सीधे सीधे ये उड़ जाएंगे, सीधे सीधे ये उड़ जाएंगे अगर R2 को R2 माइनस R1 कर देते हो। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हटा दीजिए, ये हटा दीजिए तीनों। अब मैं नीचे वाले को भी देख रहा हूं थोड़ा, क्या ये दोनों हटा सकता हूं? सोच के देखो, ये दोनों भी हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे सर? ओरली करना है बेटा, ये सब ओरली करना है, ये सब ये दोनों हट जाएंगे कैसे? बताओ मुझे, क्या प्रॉपर्टी लगाई है मैंने? अगर ये दोनों तो मैंने हटा दिए, चलो ये दोनों तो हटा दिए, ये दोनों कैसे हटाए? नीचे वाले पहले दोनों तो ये वाले कैसे हटाए? R2 को R2 माइनस R1 कर दिया आपने, ये कैसे हटे? R3 को मैंने क्या किया हुआ है? R3 माइनस, देखो 4x f डैश, यानी ये वाला 4 टाइम्स माइनस, तो 4 टाइम्स R2 माइनस किया, ये 4g ये भी कट जाएगा, 4 ये वाला भी कट जाएगा, और 2f है तो 2 टाइम्स R1 भी माइनस कर दिया है। तो R3 को R3 माइनस 4R2 माइनस 2R1 कर दूंगा तो ये भी हट जाएंगे, बहुत ही प्यारा सा डेल्टा बन जाएगा, FGH x f डैश x g डैश x h डैश और यहां x स्क्वायर f डबल डैश
एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर एच डबल डैश, ये बन जाएगा। आया ना मजा? ऐसे डायरेक्ट करना है तुमने, ये नहीं बैठ के माइनस माइनस कर रहे हो। तुमने देखा भाई यहां एक्स एफ डैश 4 के साथ है, यहां पे सिर्फ एक्स एफ डैश है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस, उधर 2f है उधर f है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो 2 टाइम्स R1 माइनस हो गया। अब क्या करना चाहिए? अब मुझे जो डेल्टा डैश की शक्ल दिख रही है, मुझे यहां एक्स क्यूब की टर्म दिख रही है, तो मुझे अगला स्टेप समझ आ गया कि क्यों ना सर आप यहां से जो x कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन बाहर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां फिर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब बन जाएंगी, जैसा कुछ चाहिए। समझ गए? तो अगला स्टेप जो मेरे माइंड में आया वो ये कि ये जो x सेकेंड रो से आ रहा है उसे मल्टीप्लाई थर्ड रो में कर दो, ताकि ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। एक्स कॉमन लेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसको देखते हुए तो यही नजर आ रहा है कि सेकेंड रो में से एक्स कॉमन लेके, सेकेंड रो में से एक्स कॉमन लेके थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश, ये बन गया मेरा क्या? अभी डेल्टा बना है, ध्यान रखना, अभी तो डेल्टा चल रहा है, ये सब डेल्टा को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डेल्टा को अगली लाइन में लिख लेता हूं फिर से। यहां पे डेल्टा मेरे पास आया एफ जी एच, ध्यान से देखना, अब बस एक लाइन में होने वाला है, एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश, यही तो डेल्टा था, लास्ट तक यही तो आया है, यही आया है। अब जरा डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल्टा डैश डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं। तो अब डिफरेंशिएट करने के लिए तो सर वन रो एट अ टाइम करेंगे, पहले फर्स्ट रो को कर देता हूं, तो एफ डैश जी डैश एच डैश प्लस, अब सेकेंड रो को कर देता हूं एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, और अब थर्ड रो को कर देता हूं, थर्ड रो को करो मत, मतलब ऐसे ही लिख दो, होल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश होल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश होल डैश, ऐसे ही लिख दिया। इसको डिफरेंशिएट थर्ड रो को किया नहीं, क्योंकि यहां भी ऐसे ही डैश बनाया हुआ है, डैश बनाया हुआ है बेटा। चलिए बाकी रोज को देखता हूं, बाकी रोज जो फिक्स रखनी है, ये एफ डैश जी डैश एच डैश, ये एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश, इस बार ये भी, और पहली रो कांस्टेंट एफ जी एच रहेगी। तो अब इसमें तो यही रहेगा, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, ये रहेगा, राइट। अब जल्दी से देख लो, अब जल्दी से देख लो, जैसे ही डिफरेंशिएट किया, क्या पहला डिटर्मिनेंट जीरो है? क्या ये डिटर्मिनेंट जीरो है? सीधा सीधा देखो, रो वन रो टू आइडेंटिकल, यस सर, ये तो जीरो है ना? मजा आया कि नहीं? ये वाला देखो, इसमें से अगर एक्स क्यूब बाहर निकाल लूं तो रो थ्री रो टू जीरो हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, समझ गए? एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब बाहर निकालूंगा, रो टू रो थ्री आइडेंटिकल, रो टू इक्वल टू रो थ्री है इसलिए जीरो हो जाएगा, और ये रो वन इक्वल टू रो टू है इसलिए जीरो हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन में ये बचेगा, और यही आपका आरएचएस था। डेल्टा डैश की वैल्यू देखो प्रूव हो गई, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, इस पूरे का डैश इस पूरे का डैश इस पूरे का डैश, यही प्रूव करना था ना? बढ़िया, इतना बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएशन सब कुछ रिवाइज हो गया एक क्वेश्चन से। ये दोनों जीरो हो गए, देख लो भाई। ओपी क्वेश्चन सर, सर टफ लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, टफ लगेगा दोबारा करके देखना, टफ नहीं लगेगा फिर, ठीक है? डिफरेंशिएशन थोड़ा मिक्स था, तीन कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन अलग से भी लगा था, प्रोडक्ट रूल, ये देखो ये सब भी लगा था इसमें अलग से, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी लग गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी लग गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब आएगा आज की क्लास का जो मेन है काम करने का, दैट इज क्रैमर्स रूल।
क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का एक मेथड होता है बस। तो क्रैमर्स रूल क्या है? इट इज जस्ट अ मेथड टू सॉल्व 3 लीनियर इक्वेशंस, 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो अब 2 केस बनते हैं। देखो क्रैमर्स रूल में ना 2 केस बनते हैं। पहला केस होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ध्यान से पहले हर चीज समझनी है, ये नहीं रट के बैठ गए, रटना कुछ नहीं है, समझ के करोगे तो बहुत आसान लगेगा। जी हाँ, इधर देखिए, अब सब लोग बेटा प्लीज फोकस करें। तो सॉल्विंग लीनियर ऑफ सिस्टम इफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जैसे ये 3 वेरिएबल है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू डी, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये जो 3 लीनियर इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है और ये क्या है? होमोजीनियस है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? अभी समझ आ जाएगा फर्क क्या है। जल्दी देखिए, दोनों में फर्क क्या है? सर यहां कांस्टेंट d1 d2 d3 हो रहे हैं, यहां d1 d2 d3 हो रहे हैं, बट वहां तो 0 0, d1 d2 d3 की जगह 0 दिया है, यानी कि हर एक टर्म की डिग्री 1 है। क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर पावर इसकी, लीनियर पावर इसकी, लीनियर पावर इसकी। तो यहां पे क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ सारी 1 डिग्री टर्म्स हैं, सिर्फ 1 डिग्री टर्म है, क्योंकि ये तो 0 आ गए। बट यहां पे ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, क्योंकि यहां पे ना एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब इसमें हर टर्म की डिग्री 1 हो रही है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं तो नो कांस्टेंट टर्म इज देयर। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म हो सकती है, किसी एक में तो होगी होगी, 2 में 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट तीनों में 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें तीनों में 0 होगी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0। तो ये क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 है, क्योंकि सबकी डिग्री 1 है। बट यही 0 की जगह अगर 5 लिख दूं, 7 लिख दूं, कुछ भी, तो ये होमोजीनियस नहीं रही, ये नॉन होमोजीनियस हो गई। ठीक है, हाँ, यहां पे सारे d1 d2 d3, ऑल ऑफ d1 d2 d3 आर नॉन जीरो। हाँ, 2 हो सकते हैं इनमें से, कोई एक हो जाए वो भी अलाउड है, पर तीनों 0 नहीं होने चाहिए। अगर तीनों 0 हो गए तो वो केस 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो ये केस 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, तो पहला जब भी क्वेश्चन आए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का, आपके पास क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन, हमेशा 3 लीनियर इक्वेशन दिखेंगी 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उन इक्वेशन में क्या कांस्टेंट टर्म है, या तीनों में कांस्टेंट टर्म 0 है, क्या उसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है या कांस्टेंट टर्म नहीं है, नो कांस्टेंट टर्म। अगर तीनों में ही कांस्टेंट नहीं है तो उसमें ये मेथड लगाना बताऊंगा आगे, और अभी इसमें नहीं तो ये मेथड लगाना। ठीक है, चलिए तो अब पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, ऑब्वियसली केस 1 को शुरू करेंगे। इस केस को भाई पहले शुरू कर लेते हैं, इसका रंग कर देते हैं, कुछ नीला रंग कर देते हैं सर। तो पहला है नीला रंग, ध्यान से रखना भाई, इसीलिए रंग कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई हाँ 2 अलग अलग रंग करे थे, 2 अलग अलग मेथड्स हैं दोनों को करने के। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अब मैं इस केस पर आ रहा हूं नीले वाले पे, कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी तो वो कैसे सॉल्व होंगी, ये देखिए। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनेंगे अगले 10-15 मिनट, बहुत मैं आप लोगों का कंसंट्रेशन चाहता हूं भाई। चलो सर मैच देखने, ये देखो मैं बोल रहा हूं बेटा कंसंट्रेट कर ले, ये कह रहा मैच देखने। भाई अभी क्या झाड़ू लगाएगा जाके पिच में, ये बता है, या बारिश हो रही होगी वहां पे वो चलाएगा पानी साफ करने वाला। अभी थोड़ी ना मैच शुरू हो रहा है यार, 8 बजे होगा, 8 बजे देख लियो मैच, अभी तो पढ़ ले। सर ग्रीन कलर इज नॉट गुड, दुखी हो रहे हो बेटा तुम ग्रीन कलर से, लो ग्रीन कलर को हटा देते हैं बस, अब खुश हो। भूतिया भूतिया लीनियर इक्वेशन को देख के अब खुश हो। लाल कर दो सर, ले मेरे दोस्त लाल भी कर देता हूं, अब ठीक है। नहीं सर लाल भी अच्छा नहीं है, लाल का भी भूत बना है। स्टेंसिल होता था ना बचपन में, स्कूल में होता था ना वो ABCD वाला मार्क करने वाला, वैसा कुछ बन गया। चलो एनीवेज जोक्स अपार्ट, अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन
लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का सॉल्व करना। ध्यान से देखेंगे भाई, अब मैंने बोला बड़ा सीरियस हो जाओ। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे इसमें, क्रैमर्स रूल बता रहा हूं, 4 डिटर्मिनेंट बनाओगे। सर 4 डिटर्मिनेंट कौन से? पहला डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो स्टेंसिल बना था ना, इसमें जो ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है, इससे जो कोफिशिएंट से बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है मेथड, जेई के लिए बट बहुत बढ़िया मेथड है। एनसीईआरटी में बस मैट्रिक्स मेथड बताया हुआ है, डिटर्मिनेंट मेथड नहीं बताया हुआ, बट डिटर्मिनेंट मेथड ज्यादा आसान होता है। हाँ इधर देखो, ये डी है, ठीक है, ऐसे ही अब d1 बनेगा, d2 बनेगा और d3 बनेगा। d1 d2 d3 ऐसे ही नाम रखने हैं तुमने भी इनके। क्या होगा सर, अब ध्यान से सुनेंगे, d1 कैसे बनेगा, सुन लो भाई सुन लो। d1 में कैसे बनेगा कि जो फर्स्ट वेरिएबल है x, dx भी बोल देते हैं इसे, d1 बोल दो, जो फर्स्ट वेरिएबल है x, उसके कोफिशिएंट ये थे, x के कोफिशिएंट ये थे, इन तीनों की जगह कांस्टेंट टर्म चिपका दो बस। क्या बोला मैंने कि d1 में जो a1 a2 a3 आ रहे थे, a1 a2 a3 जो x के कॉन्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट थे, उनकी जगह d1 d2 d3 रख दो, बाकी सेम रख दो इधर b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है जी, और d2 में बिल्कुल ऐसे ही काम y के लिए कर दो कि जो y के कोफिशिएंट आ रहे थे, ये वाले यहां आ रहे थे ना, ये इनकी जगह हटा के कांस्टेंट टर्म वाले डाल दो। यानी कि आपको d के अंदर चेंजेस करने हैं, जो b1 b2 b3 थे उनकी जगह d1 d2 d3, बाकी a1 a2 a3 ऐसे ही, c1 c2 c3 ऐसे ही। ठीक है जी, आता है सर? अच्छा है बेटा, आता है तो बहुत अच्छी बात है। और d3 को बिल्कुल ऐसे ही, अब तुम समझ गए कि जो c1 c2 c3 थे उनकी जगह d1 d2 d3 लिख देंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एज इट इज, दो कॉलम सेम, तीसरे कॉलम को चेंज करेंगे। एक बार हमने कॉलम 1 की जगह कांस्टेंट टर्म्स डाली, एक बार कॉलम 2 की जगह d1 d2 d3, एक बार कॉलम 3 की जगह, राइट। 10th में था सर बेटा, 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। हाँ, और अब मैं क्या कह रहा हूं, बस 4 डिटर्मिनेंट बना लिए। सबसे पहला काम क्या करोगे, क्रैमर्स रूल में 4 डिटर्मिनेंट बनाओगे, और अब एक्स वाई जेड सॉल्व करना है ना, सॉल्व तो एक्स वाई जेड करना है, तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो d1 अपॉन डी हो जाती है। ये जो d1 निकाला और ये जो d निकाला, इनकी वैल्यू डिवाइड करोगे, x आ जाता है। y की वैल्यू d2 अपॉन डी आ जाती है, ये जो d2 था इसको इससे डिवाइड कर दो, और z की वैल्यू d3 अपॉन डी। इससे एक्स वाई जेड सॉल्व हो जाते हैं। बड़ी खतरनाक बात, बड़ी ही खतरनाक बात। सर ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएंगे? प्रूव कर देता हूं, अभी देखो प्रूव कर देता हूं भाई, घबराने की क्या जरूरत है, 2 लाइन का प्रूफ है। बस याद ये रखना है, क्रैमर्स रूल ये है कि 4 डिटर्मिनेंट बनाए, 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू बना ली, बस दिस इज क्रैमर्स रूल। ऑब्वियसली जेई में सर इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, 3 लीनियर इक्वेशन देके बोलेंगे बेटा सॉल्व करियो जरा, नहीं वो ऐसे नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे वो भी बताऊंगा, अभी पहले जरा प्रूफ कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, d1 भाई को लेके शुरू कर देते हैं। d1 ये था, ठीक है, और क्या था, b1 b2 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये d1 भाई साहब थे। अब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना भाई, जो इसमें d1 आ रहा है, d1 की वैल्यू तो ये रही, d1 की वैल्यू जरा पुट कर दो, ऐसे ही d2 की वैल्यू पुट कर दो, और d3 की वैल्यू जरा डिटर्मिनेंट के अंदर d1 d2 d3 की जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में वो पुट कर दो, मजा आएगा बहुत। देखिए जरा, d1 को पुट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है सर, इसको कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2z, इसको कर दो a3x प्लस b3y b3y प्लस c3z। ये मैंने क्या किया, इस d1 d2 d3 की फर्स्ट कॉलम को ऐसे लिख लिया, बाकी कॉलम 2 तो ऐसे ही है बेचारा भोला भाला, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू बन गई किसकी, d1 की वैल्यू बनी है, d1 की वैल्यू बनी है।
इधर देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, कॉलम वन तो बहुत घटिया बन गया, कॉलम वन तो दिमाग में आ रहा है बहुत ही गंदा हो गया है, देखो कितना बेकार बन गया, बहुत बेकार बन गया सर ये तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कुछ प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है क्या, क्या कुछ प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है वही, और कॉलम वन को क्या करूं कि वो सिंपल हो जाए, तुम बताओ जरा, देखते हैं किसको प्रॉपर्टी चमकने लग गई है, कॉलम वन को क्या करूं कि वो सिंपल हो जाए, सोच के देखो, सोच के देखो, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या होगा। जल्दी से उत्तर दें, क्या होने वाला है, एक्सपैंड, एडिशन, नहीं, हाँ इधर देखो, इधर देखो कैसे पता लगता है भाई, यहां B1 Y1 तो नहीं था, सॉरी Y था बस, ई का हो ही गया, Y था, हाँ B1 Y था, इधर B1 है, यहाँ B1 Y है, इधर B1 है, यहाँ C1 Z है, इधर C1 है, तो साफ समझ आ रहा है कि भाई अगर मैं इसको Y से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको Z से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करूं तो बड़ा मजा आने वाला है, मतलब C1 को C1 माइनस Y टाइम्स C2 माइनस Z टाइम्स C3 कर देता हूं, देखा, C1 को फर्स्ट कॉलम को, कॉलम वाइज लगा रहा हूं प्रॉपर्टी, कॉलम वन को कॉलम वन माइनस Y टाइम्स कॉलम टू, तो ये BY1 कट जाएगा, B1Y कट जाएगा, और ऐसे ही Z टाइम्स कॉलम थ्री, तो ZC1 कट जाएगा, ऐसे ही B2Y कट जाएगा, C2Z कट जाएगा, B3Y कट जाएगा, C3Z कट जाएगा, तो बहुत ही प्यारा डिटर्मिनेंट D1 आ जाएगा, A1X A2X A3X B1 B2 B3 C1 C2 C3, इतना सिंपल हो गया डिटर्मिनेंट नंबर 1, आया ना मजा, देखो कितना प्यारा हो गया, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम बहुत ही सिंपल हो गया, और अब तो तुम आगे की कहानी तो तुम शायद समझ गए हो दोस्त, सर यहां से x कॉमन ले लीजिए, यहां से x कॉमन ले लीजिए, यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा, बस यही निपटा देता हूं, खत्म ही हो गया, D1 इक्वल टू x बाहर, और अंदर जो बचेगा वो d की वैल्यू बचेगी, सोचो x कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 वो d बन जाएगा, तो D1 इज x टाइम्स d, D1 क्या प्रूव कर दिया, x टाइम्स d, तो d को नीचे ले आओ तो x की वैल्यू हो गई D1 अपॉन d, प्रूव्ड, x की वैल्यू D1 अपॉन d, x की वैल्यू D1 अपॉन d प्रूव हो गई बेटा, ठीक है, अब सिमिलरली y हो जाएगा, तुम D2 लेके शुरू कर देते, वहां डालते वैल्यू, तो सेकेंड वाला भी आ जाएगा, अब तीनों मत करो, सिमिलरली D2 इज y टाइम्स d, D3 इज z टाइम्स d, सर बाहर एक्स वाई जेड से डिवाइड तो करिए, नहीं मैंने मल्टीप्लाई नहीं करे रो को, मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता तब मैं 1/y भी लिखता, है ना, मैंने तो प्रॉपर्टी लगाई है C1 गोज टू C1 माइनस y C2 माइनस z C3, तो मैं कर ही सकता हूं भाई, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी होती है, पिछले क्वेश्चन में अगर आपने देखा, यहां पे मैंने R3 गोज टू R3 माइनस 4R2 किया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 1/4 बाहर लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ी, 2R1 किया तो 1/2 बाहर थोड़ी ना लिखा, प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट लग सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सर, चलिए अब देखते हैं इधर, तो हमने सीख लिया है कि कैसे XYZ तीन अननोन्स सॉल्व किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखते हैं, सवाल तो जेई में ऐसा देगा नहीं भाई तुम्हें कि 3 लीनियर इक्वेशन ले ले बेटा XYZ सॉल्व कर दे बेटा, ऐसा सवाल नहीं आता, मैंने तुम्हें बोला था जेई में हर साल क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट पे, तो अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, क्रैमर्स रूल में इस पे नहीं आता, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि भाई XYZ सॉल्व कर, वो पूछेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दें भाई, सब लोग ध्यान दें, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पर वो सवाल पूछेंगे आपसे। प्रूफ आएगा क्या सर, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया वो तो तुम्हें, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे सवाल आएगा, अब ये मेन सुनेंगे, सबसे पहला, इफ मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, ये जो 4 डिटर्मिनेंट्स हैं इनके बारे में बातें कर रहा हूं, D1 D2 D3 जीरो हो जाए बट D जीरो ना हो, मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो गया डेटा हमारा कि ये भाई भी जीरो आ गए, ये भी जीरो आ गए, ये भी जीरो आ गए, बट ये जीरो नहीं आया,
तो अब सोचो एक्स वाई जेड क्या निकल कर आएंगे, एक्स वाई जेड तीनों क्या निकल कर आएंगे भाई, D1 D2 D3 जीरो है, यानी न्यूमरेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो है, यानी एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ जाएंगे, है ना। यानी कि बेटा आपके पास कैसे आएंगे, इसका मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएंगे, यानी आपके पास यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगी, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। 10वीं की याद आ गई होगी। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है सारी जीरो वाले को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जब एक्स वाई जेड तीनों जीरो आते हैं तब उसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यूनिक क्यों, क्योंकि एक सेट ऑफ वैल्यूज ही आ रही है एक्स वाई जेड की, एक एक्स की, एक वाई की, एक जेड की वैल्यू ही आ रही है विच इज जीरो, एंड सिंस इट इज जीरो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब एक्चुअली अंग्रेजी में देखा जाए, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, तुच्छ। ठीक है भाई तुच्छ मतलब ट्रिवियल, तुच्छ मतलब तुच्छ प्राणी, ऐसे नहीं बोलते कि भाई बेकार का आदमी है तू, वही बिल्कुल ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब बेकार का सॉल्यूशन, कि सारे के सारे जीरो आ गए, उसी के पीछे नाम रखा हुआ है इनका ट्रिवियल। अगर तुम ट्रिवियल का मीनिंग देखोगे ना गूगल पे, तो ट्रिवियल का मतलब यही आएगा, यूजलेस। ठीक है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब यूजलेस सॉल्यूशन। यूजलेस सॉल्यूशन क्या है, तीनों एक्स वाई जेड जीरो हो गए, उसे हम एक तरह से ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाँ तुच्छ होता है सर, पता नहीं यार, जिससे भी शुरू होता है, ता से या ता से, च से, जो भी होता है तुच्छ। अच्छा हाँ, ता से शुरू होगा, सही कह रहे हो भाई। मेरी हिंदी इतनी, एक्चुअली क्या है भाई, देख 10वीं क्लास के बाद हिंदी तो लिखी नहीं कभी 10वीं के बोर्ड में हिंदी लिखवाते हैं, उसके बाद हिंदी तो लिखने में आती नहीं है है ना, इसलिए त मुझे ध्यान ही नहीं, त से शुरू होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एनीवेज जोक्स अपार्ट, यहां आ जाओ। सेकंड केस, तो ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, वैसे नाम इसका तुच्छ है, यूजलेस, बट वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। दूसरा केस अब हो जाएगा, इफ एटलीस्ट वन ऑफ, ध्यान दीजिए, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो एंड डी इज ऑल्सो नॉन जीरो। क्या मतलब, अभी तो तीनों जीरो हो रहे थे, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं, तीनों के तीनों जीरो नहीं है, हो सकता है दो जीरो हो जाएंगे, और उसके बाद एक नॉन जीरो है, मान लो एक वन आ गया, दो जीरो आ गए, या फिर एक वन, एक टू, एक फाइव, कोई भी जीरो नहीं आया, मतलब सारे के सारे जीरो नहीं है। केस टू में क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक नॉन जीरो है, तीनों भी नॉन जीरो हो जाए चल जाएगा, दो जीरो हो जाए चल जाएगा, बट तीनों जीरो हो गए तो फर्स्ट केस है, तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। तो अगर एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो, तो एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं, मान लो D1 मिल गया 2, D2 मिल गया 3, D3 मिल गया मान लो 0, और D मिल गया 5, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5, क्योंकि x तो D1/D होता है, y हो जाएगा 3/5, और z हो जाएगा 0/5, यानी कि 0, है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, हाँ, तो हमारे पास जो एक्स वाई जेड आए वो कुछ भी यूनिक आएंगे, आएंगे यूनिक, बट ट्रिवियल नहीं आएंगे, क्योंकि तीनों जीरो नहीं बने। ट्रिवियल सिर्फ एक ही केस होता है, तीनों जीरो वाला। तो एक्चुअली ये केस क्या हो जाएगा, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, केस टू। ये मैंने एग्जांपल दिया है, अब चाहे तो लिखें वरना मत लिखें, बेसिकली समझाने के लिए दिया है। केस टू बेसिकली ये है कि अगर D1 D2 D3 में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो हुआ, तो फिर एंड डी तो नॉन जीरो है ही, तो आपका कोई ना कोई सोल्यूशन नॉन जीरो जरूर आएगा, जैसे यहाँ 2/5 आ गया, 3/5, तो आपका यूनिक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सर इसमें z तो जीरो आ रहा है तो ट्रिवियल नहीं है, नहीं, ट्रिवियल का मतलब होता है तीनों जीरो, बार बार बोल रहा हूं, एक्स वाई जेड तीनों जीरो आएंगे, 0,0,0, इसी को ट्रिवियल बोलते हैं। यहां पे क्या है हमारे पास, यहां 2/5 3/5 0 आया है, ये नॉन ट्रिवियल बोला जाता है, नॉन ट्रिवियल। सर आज रोहित शर्मा के कितने रन होंगे भाई मेरे, सर एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, देर आर साउथ इंडियन पीपल। बेटा इंग्लिश में तो समझाया, ट्रिवियल तो इंग्लिश में ही है,
बेचारे गरीबों के लिए हिंदी में समझाया कि जो कि बेचारा कह रहा है कि सर हमें तो ट्रिवियल आज तक वर्ड नहीं सुना, जिस इंसान ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी उसके लिए हिंदी में समझाया कि तुच्छ होता है। तुम्हारे लिए जो अंग्रेज लोग हैं, तुम्हारे लिए तो ट्रिवियल लिखा ही हुआ है बेटा, तुम्हें तो मतलब पता ही होगा इसका। हाँ, ज्यादा तुच्छ काम ना कर बेटा। हाँ, साउथ इंडियन तो ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज हो रही है इसीलिए। एक लगा पड़ा है, रोहित शर्मा कितने रन बनाएगा? अरे भाई मेरे अभी तो समझाया, रोहित शर्मा जितने रन बनाएगा वो उतने ही बनाएगा। तेरे कहने से, तेरे डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला। वो देख लियो 8 बजे कितने रन बनाता है। अभी तो बेटा बैठ के पढ़ाई कर ले, वो तेरे को फायदा आएगा। इधर देख लो भाई। हाँ हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन है और ये नॉन ट्रिवियल है। अब जब भाई मेन केस अब शुरू होने वाले हैं, ध्यान देना। इफ एट लीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो एंड D जीरो हो जाता है। कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें इसे जीरो माना, इसे नॉन जीरो, इसमें इसे नॉन जीरो, इसे नॉन जीरो, इसमें इसे नॉन जीरो, इसे जीरो मान लिया है, डी जीरो मान लिया है। अब क्या हुआ? अब तो सर प्रलय आ गई, क्योंकि डी जीरो अगर हो गया और कोई एक नॉन जीरो है, नॉन जीरो अपॉन जीरो तो सर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए बेटा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि भाई आप कह रहे हो इन तीनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो है। मान लो एक 5 है, एग्जाम्पल से दे लेता हूं, D3 मान लो 5 हो गया और D तुम्हारा जीरो है ही, तो तुम्हारा जो Z आएगा वो 5/0 होगा। 5/0 नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी नॉट जीरो नहीं आ सकता, यानी नो सॉल्यूशन का ही केस बनेगा। तो नो सॉल्यूशन का केस ये बन गया भाई, थर्ड केस बन गया नो सॉल्यूशन का। ध्यान देंगे भाई। केस नंबर 4, लास्ट केस, अभी सब पे क्वेश्चन करेंगे इसलिए ध्यान से देखें। समझ गए अब तुम? पहला माना इसे जीरो उसे नॉन जीरो, इसे नॉन जीरो उसे नॉन जीरो, इसे नॉन जीरो उसे जीरो, अब इसे भी जीरो उसे भी जीरो, यही रह गया। सो इफ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर जीरो, चारों ही जीरो हो जाएं। जी हाँ, चारों ही जीरो हो जाएं, तो बेटा अब क्या हो जाएगा? अब तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी सब में। तो ऐसे में अब बेसिकली ऐसे मत देखो तुम 0/0, ऐसे देखो। यहां से हमारी तो ये बनी थी ना इक्वेशन, ये बनी थी, ध्यान दो ऐसे। तो D1 भी जीरो है, D भी जीरो है, तो x तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। भाई x को जो मर्जी डालो, मान लो अगर D1 इक्वल टू एक्स डी आया था, तो D1 जीरो है अगर, तो 0 इक्वल टू एक्स इंटू जीरो, तो x तो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है। x जो मर्जी वैल्यू लेता रहे, राइट? क्योंकि x को आप 5 डालो, 10 डालो, 100 -1 जो मर्जी डालो, x तो इनफाइनाइट वैल्यूज ले लेगा। यानी कि अब ये केस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का हो जाएगा। तो जब चारों डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएंगे तो अपनी जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सर इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं? दिखाऊंगा अभी। तो ये 4 केसेस हैं जिसपे एक्चुअल सवाल बनेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला केस है ये 3 जीरो, ये नॉन जीरो, ठीक है? ये 3 जो हैं वो जीरो हैं, बट ये नॉन जीरो है। ऐसे में 0 0 0 आएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक ट्रिवियल, यूनिक मतलब उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वही आएगा, और ट्रिवियल मतलब सारे जीरो आएंगे। फिर अगला, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया और डी भी नॉन जीरो है, तो यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अगला केस, ये तो नॉन जीरो है इनमें से कोई, बट ये जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन आएगा। चारों ही जीरो हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चंस में लगेगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि ये तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब कई बार इसमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। कई बार ऐसा लिख देते हैं सिस्टम इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन थी ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कौन सा है? देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो सिस्टम का मतलब जो भी 3 इक्वेशन थी वो 3 इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहे हैं, और उसे कंसिस्टेंट तब बोला जाता है जब उसकी सॉल्यूशन होती है, सॉल्यूशन होती है। अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कुछ ना कुछ अच्छा है, कंसिस्टेंट
विराट कोहली आजकल नॉन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? रन नहीं मार रहा सर, अच्छा नहीं कर रहा। रोहित शर्मा आजकल कंसिस्टेंट है, मतलब बढ़िया काम कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन है उसकी। बट अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम दे दें, इनकंसिस्टेंट दे दें, तो मैथ्स में इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है भाई, क्रिकेट में तो चलो आज नहीं तो कल फॉर्म में आ जाएगा, बट मैथ्स में इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब नो सॉल्यूशन, बेकार की इक्वेशन है वो, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रही। बुरा मत मानना भाई विराट कोहली के फैंस, कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ। तो एक्चुअली अगर यहां देखा जाए कौन कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन कौन सा सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, सारे जहां सॉल्यूशन आ रहे हैं, सॉल्यूशन बस एक जगह नहीं आ रहा, यहां इसका नो सॉल्यूशन था, यानी ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ये वाला इनकंसिस्टेंट है। बाकी सारे सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो कई बार नो सॉल्यूशन लिखने की जगह क्या लिख देंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो मतलब तुम समझ जाना वो तुम्हें नो सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं। बाकी ये वाला भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इसने भी सॉल्यूशन दिया, ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इसने भी सॉल्यूशन दिया, और इसने भी दिए तो इनफाइनाइट, बट तो ये भी है तो कंसिस्टेंट ही। तो वो वाला सिस्टम इनकंसिस्टेंट है जो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ठीक है सर, इनकंसिस्टेंट तो हम हैं। जी हाँ, एक भाई हमारा पूछ रहा है, मयंक नेगी, भाई स्वर्णिम अक्षरों में इसका नाम लिखा जाना चाहिए, बेचारा क्रिकेट फैन नहीं होगा, कह रहा है सर वर्ल्ड कप तो पिछले साल था ना। ये सही में बेचारा मैच नहीं देखता, कोई बात नहीं मेरे भाई, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, आजकल भी चल रहा है एक वर्ल्ड कप, आजकल हर साल वर्ल्ड कप हो रहे हैं, पिछले 4 साल से हर साल वर्ल्ड कप हो रहा है, पिछले 3 साल से। जी हाँ, अब एक और चीज लिख देते हैं, एक तो मैंने बात बताई तुम्हें कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का खेल खेल सकते हैं, एक बोल देते हैं इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या कहेंगे कि भाई मैं ट्रिवियल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक ट्रिवियल नहीं बोल रहा है ना, यूनिक नॉन ट्रिवियल बोल रहा है, कह रहा बस यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है भाई। अगर ये बोल दिया जाए तुम्हें क्वेश्चन में कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, मैंने सर आज तक मैच नहीं देखा, कोई बात नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी है मैच देखना, हर एक कोई अपना अपना उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। चलिए जल्दी बताइए, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब बेसिकली वो तुच्छ प्राणी भी हो सकता है, वो नॉन तुच्छ भी हो सकता है, मतलब यूनिक तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड का, बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड में से कुछ भी हो सकता है ना, तो अब यानी फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी, मतलब एक बात तो पक्का हो गई कि उसमें D1 D2 D3 जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, बट दोनों की कॉमन कंडीशन क्या है? D नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर D जीरो हो गया फिर तो भाई कहानी या तो नो सॉल्यूशन पे जाएगी या इनफाइनाइट पे। वो कह रहा है ना, ये दोनों नहीं बनने चाहिए, नो और इनफाइनाइट नहीं बनने चाहिए, यूनिक ही बनने चाहिए। यूनिक ट्रिवियल भी यूज नहीं किया, नॉन ट्रिवियल भी, तो हम इन दोनों के बारे में अलग अलग नहीं बता पा रहे, यानी कि डी को नॉन जीरो, जो दोनों में कॉमन कंडीशन है, ये होनी चाहिए, क्योंकि डी जीरो हो गया फिर तो यहां घूमेगा, वो थर्ड सेकंड फोर्थ केस में घूमेगा, बट हम उसे पहले दूसरे में घुमाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं डी को नॉन जीरो रखना, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बस डी को आप बोल सकते हो नॉन जीरो। D1 D2 D3 की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हो भी सकता है, हो गया तो तीनों हो गए तो वो ट्रिवियल दे देगा, नहीं हुए तो वो नॉन ट्रिवियल दे देगा, बट उसने ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बात, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन लिखा है तो ये, यूनिक ट्रिवियल लगाओगे तो ये, यूनिक नॉन ट्रिवियल लगाओगे तो ये, बाकी नो सॉल्यूशन लगाओगे तो ये, इनफाइनाइट लगाओगे तो ये। चलो भाई, अब बहुत बात हो गई थियोरेटिकल, अब जरा क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है? क्वेश्चन लगाया जाए तो पहला सवाल देंगे आपको हम अपने पास से, फिर हम देंगे जेई 2024 का सवाल, ठीक है? चलिए सामने देखिए, इन्वेस्टिगेट, हाँ सीआईडी की तरह, बिल्कुल इंस्पेक्टर दया बन जाओ, इन्वेस्टिगेट फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशंस हैं, देख लो भाई तीनों,
नॉन होमोजीनियस है, 6-10 कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होना, पहला देख केस वही दे दिया, पहला केस वही दे दिया, यूनिक सॉल्यूशन। पहला केस क्या दे दिया? यूनिक सॉल्यूशन, कुछ नहीं लिखा ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, उसने बोला है बस यूनिक होना चाहिए भैया। यूनिक का तो अभी बताया, ये वाला केस लग जाएगा, ये वाला केस लग जाएगा भाई, यूनिक का मतलब ये वाला केस लग जाएगा, सिर्फ डी नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले में आपको क्या करना है, डी नॉट इक्वल टू जीरो रखना है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। एक कह रहा है सर कुछ तो गड़बड़ है यहां। इंस्पेक्टर दया का डायलॉग मार रहा है, सीआईडी। चलो भाई, तो डी को वैल्यू निकालेंगे पहले, तो पहले कोने में लिख के डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्या है? 111 111 123 123 12 लैम्डा। और इसको अगर जीरो रख लें, पहले वो देख लेते हैं जीरो रख के क्या आएगा। तो जीरो रख के देखना ज्यादा आसान है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई बैठ के एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड कर लो। हाँ सर कर लेंगे, और सॉल्व कर लो। कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे सर, आपने बोला है तो कर लेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओरली दिख रहा है मुझे कि लैम्डा क्या आएगा। अगर इसको जीरो रखना है, वैसे तो नॉन जीरो रखना है, बट जीरो रख के पहले निकाल लेता हूं, फिर नॉन जीरो उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर इसको जीरो रखना है, 1 2 3 1 2 लैम्डा, कुछ ख्याल आया दिल में? लैम्डा तो 3 होते ही सर R2 R3 सेम हो जाएंगे, यानी लैम्डा 3 में डी जीरो हो जाएगा। आया ना मजा? हाँ सही है ना, क्योंकि लैम्डा जैसे ही 3 हुआ, रो टू रो 3 आइडेंटिकल। अब यहां पे जो महाज्ञानी लोग होते हैं, मतलब अच्छा डाउट होता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं अगर तुम्हारे माइंड में आए, ज्ञानी तो नहीं, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जिनकी क्लैरिटी होती है, वो कहते हैं सर 3 तो मान लिया, 3 के अलावा कोई आ गया तो आपने तो सॉल्व ही नहीं किया सर, व्हाट इफ 3 के अलावा में भी कहीं जीरो हो रहा हो। जेन्युइन डाउट है भाई, कि भाई वो कह रहा है कि लैम्डा 3 पे तो सर ठीक है, 1 2 3 1 2 3 हो ही जाएगा, आ ही जाएगा, क्या पता 3 के अलावा भी कोई रूट ना आ रही हो, क्या पता 3 के अलावा भी रूट ना आ रही हो, तो फिर आपने तो एक्सपैंड नहीं किया, क्या पता आ जाए। तो मेरे भाई इसको एक्सपैंड करके क्वाड्रेटिक बन ही नहीं सकती लैम्डा में, सोच के देख लो, जैसे मर्जी एक्सपेंशन कर लो, लैम्डा में तो लीनियर ही बनेगी। लैम्डा में बेचारा एक तो लैम्डा है, कहां से 2 डिग्री बन जाएगा? क्वाड्रेटिक चाहिए ना कम से कम 2 रूट लाने को, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही रूट आएगी और कुछ नहीं मिलने वाला। तो लैम्डा की वैल्यू 3 ओनली है, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम दिमाग में इसको एक्सपैंड कर रहे हो, दिमाग में सर एक्सपैंड कर दूंगा, तो लैम्डा 3 एक लीनियर इक्वेशन ही दे रहा है, और ज्यादा उसकी डिग्री नहीं आ रही है, और लीनियर इक्वेशन की एक ही रूट होती है, ये बात बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो लैम्डा 3 ही आएगा। तो फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा लैम्डा ऑल रियल अदर देन 3, क्योंकि हम तो चाहते थे डी जीरो नहीं होना चाहिए, बट डी जीरो तो लैम्डा 3 पे हो रहा है। एक महान आया भाई, बहुत ज्यादा महान आया, इसके लिए तो तालियां बजती हैं। वो कह रहा है सर एक और वैल्यू है सर, एक तो 3 है, एक और है सर √9। वो कह रहा है सर √9 भी तो है, एक 3 है एक √9, लैम्डा इज 3 और √9। वाह 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 बेटा, तालियां होनी चाहिए इसके लिए तो, बहुत बढ़िया बेटा। एक फिर तीसरा कह रहा है सर 6/2 सर, हमें और मैथ्स, हम सर बेटा आज छठी क्लास में क्यों नहीं एडमिशन ले लेते, यही सब खेलना है तुम्हें, √9 ये होता है ये होता है, छठी क्लास, छठी क्लास। बहुत बढ़िया। तो 3 पे लैम्डा डिटर्मिनेंट 0 हो रहा था, लैम्डा की वैल्यू 3 पे डिटर्मिनेंट 0 हो रहा था। हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए अभी पढ़ा था कि डी नॉन जीरो चाहिए होता है, यानी कि लैम्डा 3 नहीं चाहिए। और म्यू सर, म्यू क्या क्या, म्यू जो मर्जी होता रहे, सो म्यू बिलोंग्स टू आर हो गया। फर्स्ट केस के आंसर में म्यू एनी रियल नंबर हो सकता है। चलो भाई अगला देखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट तो बड़ा प्यारा केस है, जेई का फेवरेट हुआ पड़ा है आजकल, देखना अभी 2024 में खूब सवाल दिए इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट तो बड़ा प्यारा इजी सा है कि भाई चारों डिटर्मिनेंट उठा के जीरो रखने हैं। इनफाइनाइट में क्या होता है, चारों डिटर्मिनेंट जीरो होते हैं। देख लीजिए सर, देख लीजिए, चारों को जीरो रख देता हूं सर, चार चार को जीरो रखूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। डी को तो जीरो होना ही चाहिए, इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए, डी जीरो होना चाहिए, यानी लैम्डा तो अभी देखा था डी जीरो के लिए लैम्डा तो 3 होगा ही, लैम्डा तो 3 होगा ही। हम्म
लैम्डा तो बेटा 3 होगा ही। और म्यू के लिए अब D1 जरा निकाल लेता हूं, D1 जरा निकाल लेता हूं। D1 कैसे मिलता है, इसमें जो x के कोफिशिएंट होते हैं 1 1 1, उसकी जगह 6 10 म्यू, 6 10 म्यू ऐसे ही तो निकालते हैं, यहां 6 10 म्यू लिख दिया। और ये 1 2 2 सेम, और 1 3 1 3 लैम्डा भी सेम। लैम्डा की जगह 3 डाल ही देता हूं क्योंकि लैम्डा तो 3 हम देख ही चुके हैं बेटा। अब ध्यान से देखना, फिर से क्या ये 0 रखना है, हाँ D1 0 रखना है, D2 भी D3 भी। तो अब इसको 0 बड़ी प्यार से दिखाई दे रहा है, फिर से ओरली दिखाई दे रहा है कि ये 10 2 3 है, ये म्यू 2 3 है, तो म्यू बराबर 10 पर ये 0 आ जाएगा। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ दिमाग लगाना है। सो म्यू 10 डालते ही D1 तो 0 आ रहा है। फिर से वही बात, लीनियर इक्वेशन है, म्यू की और कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो म्यू 10। अब तुम देख लेना D2 और D3 भी जैसे ही तुम म्यू 10 डालोगे वो भी 0 बन जाएंगे। दिखाऊं तुम्हें, चलो दिखा देता हूं। D2 दिखा दो सर। D2 जो होगा 1 1 1 1 2 2 की जगह 6 10 म्यू, 1 3 लैम्डा, लैम्डा की जगह 3। तो जैसे ही म्यू को 10 डालोगे, इसमें भी देखो 1 10 3 1 10 3 सेम बन रहा है। D2 भी म्यू 10 के लिए सेम बन रहा है, D2 भी 0 बन जा रहा है। सिमिलरली D3 भी 0 बन जाएगा, D3 भी 0 बन जाएगा फॉर म्यू 10। म्यू 10 के लिए तीनों 0 बन जाएंगे। तीनों जरूरी होने चाहिए भाई, तीनों 0 आएंगे तभी इनफाइनाइट बोल सकते हैं, तभी इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तीनों आएंगे, चेक कर लेना। सो लैम्डा 3 इनफाइनाइट का आंसर क्या हो गया, लैम्डा 3 म्यू 10। D3 कर लेना चेक घर पे, ऐसे ही आ जाएगा वो भी। सर इतना इजी आएगा क्या, नहीं यार कैलकुलेशन भी दिखाएंगे, अभी दूंगा, वो भी तो दूंगा, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। नो सॉल्यूशन, सी पार्ट पर आ जाते हैं, सी पार्ट पे आ जाते हैं। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है सर, नो सॉल्यूशन थर्ड केस होता है जब D तो 0 हो बट D1 D2 D3 में से कोई 0 ना हो, मतलब कोई एक आध हो सकता है, तीनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली D तो 0 होगा, यानी कि लैम्डा तो 3 होगा, लैम्डा तो 3 होगा, और म्यू 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यू 10 पे देखा अभी हमने, म्यू 10 पे तो D1 D2 D3 तीनों का बाड़ा हो गए, तीनों को 0 मिल गया। बट हम चाहते हैं 0 ना आए, तो 10 ही हटा देंगे, क्योंकि 10 पे ही तीनों 0 बन रहे थे। तो 10 के अलावा ऑल रियल अदर देन 10। सी पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, लैम्डा 3 म्यू ऑल रियल अदर देन 10। तीनों केस समझ आ गए हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब D नॉन जीरो, क्योंकि ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल बात करी नहीं थी, फर्स्ट के सेकंड केस कंबाइन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन फोर्थ केस, सारे D0, तो D0 D1 D2 D3 सब 0 डाले तो लैम्डा 3 म्यू 10 आया। और नो सॉल्यूशन का मतलब D तो पक्का 0, नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी D तो पक्का 0, D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो, तो D0 मतलब लैम्डा तो 3 म्यू 10 के अलावा कुछ भी। चलो अब एक जेई का क्वेश्चन उठाते हैं, लास्ट ईयर का ही उठाते हैं, मतलब इसी साल का। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर से आप देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है सर, समझ गए सर, कर लेंगे सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब D1 D2 D3 चारों डिटर्मिनेंट उठा के बस 0 डालने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो जल्दी पहले D को डालता हूं, जल्दी D को डालता हूं। 2 3 -1, D कैसा होता है, XYZ के कोफिशिएंट वाला। 1 अल्फा 3 3 -1 बीटा। ओके सर, अब यहां मुझे दिख रहा है यार दो अननोन फंस गए, दो अननोन फंस गए, अल्फा और बीटा। तो अभी इसको जरा होल्ड कर देता हूं, एक काम करता हूं D3 लिख लेता हूं पहले। सर आपके माइंड में कैसे आया ये ख्याल D3, D3 या D2 पहले लिखता हूं, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, D1 लिखूंगा फिर यहां कांस्टेंट हट जाएंगे फालतू में, ये बेचारे अच्छे वाले हैं, हमें तो ये इनमें से एक हटाना है ताकि अल्फा या बीटा में से एक हट जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं, D3 पहले लिख लो, उससे क्या होगा, इसकी जगह 5 - 4 7 आ जाएगा, बेसिकली एक ही वेरिएबल रह जाएगा। अब अल्फा रह गया, इसको 0 रख लीजिए, इसको एक्सपैंड कर लीजिए, D2 लिख लो, D1 लिख लो, जो लिखना है लिख लो, बेसिकली ये इजीएस्ट तरीका दिख रहा है। इसको डिटर्मिनेंट D3 को 0 रखा जाए, चलिए रखते हैं, डिटर्मिनेंट खोल दो बस। 2 × 7 अल्फा -4 -3 × 7 + 12 +5 × 7 +
प्लस 5 इंटू क्या आएगा, -1 -3 अल्फा इक्वल टू 0। यहां से अल्फा सॉल्व किया जाए, सो 14 अल्फा -8, 19 3 जा 57, -5 -15 अल्फा इक्वल टू 0। तो माइनस अल्फा और -70 बराबर 0। सो अल्फा बराबर -70 आ गया है, अल्फा बराबर -70 आ गया है। गॉट इट। D30 रख के मुझे ज्यादा बढ़िया से एक बार में अल्फा की बात मिल गई। ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूं यार, डी भी रख सकता हूं, देखो फिर गंदे गंदे अल्फा को -70 बहुत गंदा डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, D2 बना लेता हूं, क्योंकि D2 बड़ा अच्छा हो जाएगा। D2 क्या हो जाएगा, 213, और y के D2 में y के कोफिशिएंट हटते हैं, 5 -4 7, और फिर आ जाएगा -1 3 बीटा। कोई सा भी 0 रख लो, सबसे सेम आएगा। ठीक है, और अब इसको 0, चलिए पोल करते हैं, देखते हैं कौन आंसर सही निकालता है। बस एक्सपैंड करिए, बीटा निकालिए और यहां डाल दीजिए बस। तो 2 इंटू देख लो भाई, तो -8 बीटा -42 -5 बीटा +45 -19 बराबर 0। ठीक है, तो 8 5 -13 बीटा -13 बीटा, और ये कितना आ गया, 3, और बन गया -16। देख लो भाई, मेरा आ रहा है बीटा -16/13, -16/13 आ रहा है। बस यार, अब तो अल्फा बीटा की वैल्यू भगवान का नाम लेके डाल दो यहां। 13 अल्फा बीटा, हाँ 13 देख के खुशी मिली, 13 कटेगा। सो 13 अल्फा बीटा की वैल्यू, 13 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा की जगह -70, बीटा की जगह -16/13, 13 कटा, माइनस माइनस कटा, 70 इंटू 16, 7 6 42, 7 4 11, 1120 आ रहा है भाई, 1120 आ रहा है, मजा ही आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे आ गया आंसर। देखो कैलकुलेशन जो पूछ रहे थे ना सर, कैलकुलेशन नहीं आएगी, आ गई भाई, कैलकुलेशन भी आ गई। देख, वो तो कॉन्सेप्ट था, कैलकुलेशन भी आजकल जेई पूछ रहा है, दे तो रही है। चलिए, तो ये आंसर हो गया हमारा, अल्फा बीटा सॉल्व हो गए। सर आपने D2 D3 रखा है, मैं D रखता, D1 रखता तो वो भी आएंगे, हाँ आएंगे ही, वरना तो नन ऑफ दीज नहीं है ना क्वेश्चन में। नन ऑफ दीज होता तो मैं सारे चेक करता, बट मुझे दिख रहा है भाई क्वेश्चन दिया है, ट्रस्ट कर लेते हैं एग्जामिनर पे, चारों ऑप्शन में से एक आ गया है, तो D1 D2 भी वहां हो ही रहे होंगे सारे के सारे 0। बट अगर नन ऑफ दीज भी है या नॉट पॉसिबल भी है तो सारे चेक करना। तो बेटा सारे चेक करना, ये नहीं आधे अधूरे करके आ गए। समझ गए? आई होप ये बात समझ गए हो आप, आई होप ये बात समझ गए हो। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, जेई मेन 2024 का एक और कर लेते हैं। बस नेचर ऑफ सॉल्यूशंस का लर्न करना है आपको ना, रिजल्ट ये वाली चीजें लर्न होनी चाहिए कि 4 केसेस क्या हैं, ये अगर आपको लर्न है तो बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आज के लेक्चर की ये स्लाइड। चलिए पहला देखते हैं क्या लिखा है। फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एबीसी ऑफ एन एपी। अच्छा, एबीसी एपी में है, एपी में मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी हो गया, 2b इक्वल टू a प्लस सी हो गया, और बोल रहे हैं द लाइन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी बी कॉन्करेंट एट p। अरे स्ट्रेट लाइन लग गया, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लग गया भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन है, ज्यादा नहीं है स्ट्रेट लाइन, आगे लीनियर इक्वेशन है। फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एबीसी द लाइन्स दिस बी कॉन्करेंट एट P। तो मैं P ओरली निकाल सकता हूं, जो लोग क्लास 11th में भाई स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, ओरली मैंने बताया था, तो मैं सेम क्वेश्चन भी कराया था कि 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2023 में कराया था भाई सेम क्वेश्चन कि 2b इक्वल टू a प्लस सी है, तो ये लाइंस किस पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे। ऐसा एक्स वाई की जगह क्या डालूं कि ये रिलेशन बन जाए, सोचो एक्स वाई की जगह क्या डालूं कि ये रिलेशन बन जाए। एक्स की जगह सर 1 डाल दो और y की जगह -2 डाल दो, तो x को 1,
y को -2 जैसे ही इस लाइन में डाल रहा हूं, a माइनस टू बी प्लस सी बराबर 0, 2b उधर जाएगा तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, एपी की कंडीशन आ जाएगी। यानी कि ये लाइंस कॉन्करेंट है 1 -2 पे। p के कोऑर्डिनेट्स 1 -2 आ गए। इतना क्लास 11th का क्वेश्चन बन गया भाई, इतना क्लास 11th का क्वेश्चन बन गया। याद आ रहा है जो लोग अर्जुना में थे, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था कि कंडीशन ऑफ एपी दे दी थी और बोला था ये लाइंस किस पॉइंट पे कॉन्करेंट है, कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस करके करवाया था। स्ट्रेट लाइन में देख लेना। तो सीधे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स तो 1 -2 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यू पॉइंट अल्फा बीटा बी अ पॉइंट सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब अब अल्फा बीटा यहां से निकलेंगे सच दैट इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए और फिर पी क्यू डिस्टेंस लगाना है। बस डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। डेजावू हो गया सर? नहीं पढ़ा सर? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा था तुमने तो अब बता दिया मैंने। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, इस लाइन में ऐसा एक्स वाई की जगह डालना है कि एपी की कंडीशन बन जाए। तो भाई एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -2 ही तो डालूंगा, तभी तो एपी की कंडीशन बन जाएगी। तो हमेशा लाइन 1 -2 से पास कर जाएगी। ये ट्रिक बताई थी डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने की, ऑब्जेक्टिव ट्रिक की आपने। बस वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट डाला कि एपी की कंडीशन बन जाए, एक्स की जगह 1 वाई की जगह -2, तो 1 -2 पे कॉन्करेंट होंगे। चलिए अगला, अब आगे अल्फा बीटा निकालने के लिए बोला, इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आज का फंडा वापस आते हैं, डी बनाएंगे 1 1 1 2 5 अल्फा 1 2 3, डी को 0 रखेंगे, डी को 0 रखेंगे भाई। अब सीधे सीधे रो वाला तो दिख नहीं रहा, 1 2 3 1 2 3 दिख जाता तो मजा आ जाता। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दो भाई। 1 इंटू 15 -2 लैम्डा 2 अल्फा, तो 15 -2 अल्फा -6 प्लस अल्फा -1 बराबर 0। तो माइनस अल्फा प्लस 8 बराबर 0। अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, अल्फा तो भाई 8 आ गया। जल्दी करो यार, जल्दी करो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और कोई तुक्केबाजी नहीं करेगा क्योंकि तुक्का चलेगा ही नहीं इंटीजर टाइप पे। अब बीटा निकालता हूं, बीटा निकालता हूं बेटा, तो D1 0 रख लेता हूं, कोई भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। D1 0 का मतलब हो गया आपके पास 1 2 1 की जगह 6 बीटा 4 आएगा, 6 बीटा 4 1 5 2 और 1 अल्फा 3, 1 अल्फा की जगह 8 रख लो, इसको 0 रख देता हूं। मैंने D1 लिया, आप D2 D3 कोई भी ले लीजिए। अब क्या होगा, खोल दो, 6 इंटू 15 -16 -1 इंटू 3 बीटा -32 प्लस 1 इंटू 2 बीटा -20 बराबर 0। तो -6 -3 बीटा प्लस 32 प्लस 2 बीटा -20 बराबर 0। काटा पीटी करो, 26 6 माइनस बीटा बराबर 0। बीटा की वैल्यू 6 आ गई भाई, बीटा की वैल्यू 6 आ गई, यानी क्यू के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा की जगह 8 6 हो गए। बस अब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, पी क्यू स्क्वायर पूछा हुआ है। पी क्यू स्क्वायर पूछा हुआ है भाई, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 8 -1 7 का स्क्वायर प्लस 8 -2 6 -2 8 का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन फोड़ दिया है हमने। तो 49 प्लस 64 9 4 13 1 कैरी 113, 113 आ रहा है भाई मेरा, तो 113 आ रहा है। देख लो भाई सही आ रहा है क्या, देख लो भाई कितनी प्यार से। कौन कह रहा है भाई आजकल जेई बहुत टफ आ रहा है, ये सब क्वेश्चंस भी हैं भाई, आराम से फोड़ लोगे तुम। जेई मेन में तो यू नंबर आएंगे अगर क्लास ढंग से कर ली सारी, और क्लास नोट्स अच्छी तरह रिवाइज करे, और एडवांस भी होगा अगर प्रैक्टिस और अच्छी तरह से कर ली। एक 113 चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या हमारा। हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया, मजा आ गया सर। 113
113। वेरी गुड, 54% लोगों ने सही कर लिया है। बाकी अब धीरे धीरे और भी लोग भी कर लेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट पे खूब सवाल आए, भर भर के आए। देखो 2023 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अभी इनफाइनाइट वाले दे रहा हूं, बस ये होमवर्क में कर लेना। फिर से अब अल्फा बीटा निकालना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, D1 D2 D3 सब 0। अपना आराम से बैठ के घर पे इसको निपटाना। आंसर दिखा दिया है, होमवर्क हो जाएगा ये, ठीक है। अगला फिर से देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन 2019 का, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल। मतलब फ्री के नंबर हैं एक तरह से, एक तरह से फ्री के नंबर हैं क्रैमर्स रूल के। सब बच्चों को इसको अच्छी तरह स्कोर करना है, जो ढंग से पढ़ के जाता है वही कर पाता है, वरना इससे लोग डरते हैं जिसने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है जो। तो इसको सबको करोगे आप, इन सबको बेटा आपको करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अब दे देता हूं, इनफाइनाइट तो बहुत हो गया, इनकंसिस्टेंट पर भी दे देता हूं। ये देखो, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। मैच में सर इंडिया की बैटिंग आ गई है, अच्छी बात है बेटा। अभी जब बैटिंग शुरू होगी उससे पहले क्लास खत्म कर दूंगा आज मैं, तुम्हारी टेंशन मत दो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग हो गया है। कल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और अगली क्लास में कराऊंगा, मैट्रिसेस शुरू करा दूंगा अगले में। हाँ, क्योंकि देखो अभी डिटर्मिनेंट में थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद ही कर पाएंगे, वहां करा दूंगा। इंटीग्रेशन तो भाई ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट वहीं कर पाएंगे जहां हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए डिटर्मिनेंट हमारा खत्म हो जाएगा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आज, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। जी हाँ, इधर देखिए एडजॉइंट वगैरह वो सब मैट्रिक्स में एक साथ दे दूंगा, सारा मैट्रिक्स एक साथ। जो एनसीईआरटी में एडजॉइंट इनवर्स वो सब बताया हुआ है, सब मैट्रिक्स। इसीलिए तो पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया ताकि मैट्रिक्स में ब्रेक ना लगे, हम सारा का सारा मैट्रिक्स एडजॉइंट इनवर्स वगैरह सब एक साथ पढ़ेंगे। चलो ध्यान से देखो, इनकंसिस्टेंट आज बताया था। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब है सर? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। याद आ गया भाई? इनकंसिस्टेंट तो एक ही होता है जिसका नो सॉल्यूशन होता है, यानी इनमें से कोई नॉन जीरो एंड डी जीरो, मतलब डी तो जीरो होगा ही। इनफाइनाइट और इसमें फर्क क्या है? इसमें ये वाली चीज नॉन जीरो भी चल जाएगी, इसमें सारे ही जीरो होते हैं, इसमें ये नॉन जीरो होनी चाहिए पक्का से, और डी तो जीरो होगा ही, तो डी तो जीरो रख ही देता हूं। इनकंसिस्टेंट में भी डी तो जीरो रखना ही है, ध्यान देना भाइयों, ध्यान देना जरा, डी तो जीरो रखना ही है। डी का मतलब लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा, ठीक है जी। इसको जरा जीरो रखते हैं और देखते हैं क्या पाएंगे हम क्या पाएंगे, देख लीजिए सर क्या पाएंगे। तो लैम्डा को ओपन करेंगे, लैम्डा स्क्वायर -1 इंटू लैम्डा -1 +1 इंटू 1 माइनस लैम्डा। तो मुझे दिख रहा है भाई लैम्डा -1 तो कॉमन ही आ जाएगा, इसमें से -1 रह जाएगा, है ना। मैंने तीनों में से लैम्डा -1 कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 बराबर 0। फैक्टराइज कर लीजिए उसको बेटा फैक्टराइज कर लीजिए। तो लैम्डा -1 इंटू इस क्वाड्रेटिक को जब फैक्टराइज करोगे तो इस तरह से बन गया, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 और लैम्डा की -2 बनी। अब आएगा मजा, क्योंकि अभी तक तो बच्चों वाले सवाल हो रहे थे, एक ही सोल्यूशन आ रहा था टी जीरो रख के, बट अब लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई हैं, 1 और -2। अब जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, इसके बाद सब लोग केयरफुली सुने। तो भाई D0 रख के ये आया, बट D0 इज नॉट सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हमें D1 एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 नॉन जीरो भी होना चाहिए, है ना। वो ही वाला लेना है, क्योंकि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या पता ये इनफाइनाइट दे दे कोई, क्योंकि इनफाइनाइट में क्या होता है D0 उसमें भी होता है, D1 D2 D3 भी जीरो होते हैं। तो क्या सर अब मैं चेक करूं बैठ के कि D1 जीरो तो नहीं हो रहा, D1 D2 जीरो तो नहीं हो रहा, D3 जीरो तो नहीं हो रहा, चेक करूं क्या 1 डाल के पहले -2 डाल के? हाँ करना तो पड़ेगा। या तो एक तरीका ये है कि करो भाई बैठ के, तुम देख लो भाई इनफाइनाइट वाला कौन सा हो रहा है दोनों में से, तो दूसरा वाला नो सॉल्यूशन होगा। एक तरीका तो ये है, जैसे इनफाइनाइट निकाल रहे थे, D1 D2 D3 जीरो डाल के देख लो क्या बन रहा है, जो बन रहा है तीनों को जीरो बना रहा है वो वाला इनफाइनाइट का हो जाएगा। या एक शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें, शॉर्टकट बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना।
एक काम करो, एक तरीका तो ये हो गया कि आप D1 D2 D3 निकालो, वहां से पालो कि भाई अगर तीनों जीरो आ गए, मान लो 1 लिया, तीनों जीरो आ गए, तो ये वाला इनफाइनाइट का हो जाएगा। मान लो 1 पर कोई नॉन जीरो आ जाता है, तो ये वाला नो सॉल्यूशन का हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट का हो जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये। शॉर्टर मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, पुट लैम्डा इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जरा लैम्डा 1 डाल दो, जो लैम्डा आया है ना वैल्यू, इसको उठा के यहां डाल दो। और अब लैम्डा को 1 जैसे ही डालूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी भी अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, तीसरी भी ध्यान से देख रहे हो, तो तीनों इक्वेशन ही 1 आ गई, यानी तीनों लीनियर इक्वेशन तो क्या बन गई, सेम ही बन गई। और ऑब्वियसली अब एक ही लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, जो मर्जी डालो भाई, 1 0 0 डाल लो, हाफ हाफ 0 डाल लो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं एक्स वाई जेड के जो इन्हें सेटिस्फाई करें। सो ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट देगा आपको, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई कि भाई लैम्डा 1 से समझ आ गया, लैम्डा 1 तो आपको इनफाइनाइट वाला दे रहा है। फिर लैम्डा -2 ही बचा, अब उतना तो फिर वही एग्जामिनर पे ट्रस्ट कर लो भाई कि -2 भी अगर इनफाइनाइट दे देगा फिर तो भाई नो सॉल्यूशन का कोई भी आंसर नहीं बनेगा, तो मान लेते हैं इस पे नो सॉल्यूशन का बन ही जाएगा। बट कायदे में इनको चेक करना चाहिए, बट क्योंकि एग्जामिनर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ऑप्शन देख लिया हमने, कहीं पे ऐसा नहीं है नॉट पॉसिबल, नॉट नो वैल्यूज, तो हमने आराम से लेके लैम्डा को -2 मान लिया। तो बस लैम्डा -2 यहां डालना है, सिग्मा का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि देखो जान के सिग्मा दिया जेई ने, पता है क्यों, ताकि तुम दोनों ले लो, जान के, कितने चालाक हैं देखो, उसने यहां सिग्मा लगा के दिया है कि तुम लैम्डा को 1 लो, लैम्डा को -2 लो और ऐड करो बिंदास और गड़बड़ कर दो। बट लैम्डा 1 तो इनफाइनाइट का है। ऐसे देखते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किसकी है, ऐसे चेक करता है जेई। ठीक है, तो -2 बस रखना है, कोई सिग्मा का काम नहीं है, मॉड -2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ -2, यानी 4 और 2 6 हो गया, आंसर डी ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन बन गया बेटा। आया ना मजा। सर हमेशा होगा, अबे हमेशा रट मत भाई, बस तुम्हें मान लो यहां 1 की जगह 2 आया होता तो 2 डाल के देखते, कहीं भी दो इक्वेशन भी सेम बन जाए अगर, तो मतलब इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि यूनिक लाने के लिए 3 इक्वेशन 3 अननोन होने चाहिए। यहां तो तीनों ही सेम बन गई, क्या पता 2 भी सेम बन जाती तब भी हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, अगले सवाल पर आएंगे। हाँ, अगले सवाल पे आने से पहले अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, जो जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस पढ़ने हैं हमने, है ना, 2 केसेस पढ़ने हैं, आपको याद होगा, इसमें बहुत जरा सा है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। 2 केसेस क्या बताए थे यहाँ, कि एक नॉन होमोजीनियस होगा जब कांस्टेंट भी आ रहे होंगे, और एक होमोजीनियस होगा जब कांस्टेंट नहीं आएंगे, तीनों कांस्टेंट 0 है, देखो, है ना। तो ये 5 मिनट का केस है, बस जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि सवाल इस पर भी बहुत पूछता है जेई, और सही बता दूं तो 2024 में इस पे कम पूछे हैं, चांसेस बहुत है इस बार इस पे क्वेश्चन इस पर आएगा rather देन नॉन होमोजीनियस पे। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है बस, मुश्किल से 5 मिनट का कॉन्सेप्ट और एक सवाल, इस पे ध्यान से देख लो। तो अब क्या है, इस बार D1 D2 D3 तीनों 0 हैं, तो होमोजीनियस सिस्टम में क्या है, D1 D2 D3 0 है। तो इससे ना एक बड़ी प्यारी चीज हो गई, देखो आज तुमने देखा था कि जो D होता है डिटर्मिनेंट, वो ऐसा होता है, और D1 जो होता है वो ऐसा होता है कि A1 A2 A3 की जगह D1 D2 D3 आता है, बट A1 A2 A3 की जगह तो अब 0 0 0 आएंगे, 0 0 0 आएंगे भाई, क्यों, क्योंकि तीनों D1 D2 D3 तो 0 है, स्मॉल D1 D2 D3। समझ गए दोस्त। तो इससे खेल क्या होगा कि कैपिटल D1 भी 0 बन गया, हमेशा ही 0 बन गया, क्यों, क्योंकि एक रो में तीनों 0 आ गए ना भाई, ऐसे समझ लो। ऐसे ही D2 में क्या होगा, उसकी सेकंड कॉलम 0 आ जाएगी, फिर 0 आएगा, D3 भी ऑलवेज 0 आएगा। आया ना मजा। इससे क्या हुआ, बेसिकली अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो एक बात तो पक्की है कि D1 D2 D3 हमेशा ही 0 होंगे, D1 D2 D3 तो हमेशा ही 0 होंगे। बट x तो आपका होता है D1/D, y होता है D2/D, और z होता है D3/D, है ना भाई, ये होता है। जी हाँ, ये होता है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना,
तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, देखो पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन 4 थे, ध्यान देंगे सब लोग, बहुत केयरफुली सुन लो। पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन 4 थे, अब पर होमोजीनियस के लिए तो क्या है भाई, D1 D2 D3 तो जीरो ही है, तो वही दो केस रह जाएंगे जिसमें D1 D2 D3 जीरो था, यानी केस 1 और केस 4 ही रह जाएगा होमोजीनियस के लिए। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें D1 D2 D3 में से कोई नॉन जीरो चाहिए होता है, बट हमारा होमोजीनियस में D1 D2 D3 हमेशा ही जीरो आ गया है, यानी एक बात तो पक्की हो गई, या तो केस 1 या केस 4 ही बनेगा होमोजीनियस के लिए, क्योंकि D1 D2 D3 तो हमेशा जीरो है, D1 D2 D3 जीरो है। सो अगर D नॉन जीरो आ गया तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन बन गई। सो होमोजीनियस का एक्चुअली नेचर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ दो केसेस बनेंगे। केस 1 यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा, जब तुम्हारा बेसिकली D नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि D1 D2 D3 तो जीरो है ही, अगर D नॉन जीरो हो गया तो यूनिक ट्रिवियल आ गए, मतलब तीनों जीरो 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 हो जाएंगे। और केस 2 तुम्हारा इसमें बस ये बन सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब, जब D जीरो बन जाएगा, क्योंकि D1 D2 D3 तो जीरो है ही। तो दो ही केसेस हैं यहां, मजेदार, बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बनता है। देखो 0 0 0 तो इसके सॉल्यूशन दिख ही रहे हैं ना, ये देखो x को 0 डाल दूं, y को 0, z को 0, तीनों इक्वेशन में तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 0 0 0 तो एक सॉल्यूशन है ही, 0 0 0 तो सॉल्यूशन है ही। बस अब ये पता लगाना है कि क्या वो यूनिक है, क्या सिर्फ 0 0 0 है, क्या सिर्फ 0 0 0 है, या उसके अलावा भी है, क्योंकि उसके अलावा भी कोई होगा तो सीधे इनफाइनाइट ही जाएगा वो, क्योंकि दो ही केस पॉसिबल है। समझ गए? यूनिक ट्रिवियल होगा या तो 0 0 0 ही होगा और कुछ नहीं होगा, या फिर 0 0 0 तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। यही दो केसेस बनेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें कोई छोटी सी बात आपको ये कह दे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद बस देख लो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी और ये बोल दिया हैव सम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, बोल रहे हैं कि भाई ये देखे क्या कह रहे हैं कि कोई नॉन ट्रिवियल भी है इसकी, मतलब 0 0 0 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन है, यानी कि इसका मतलब यूनिक तो नहीं हो सकती, यूनिक तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो कह रहे हैं 0 0 0 के अलावा भी है और इसके अलावा सिर्फ यही बचता है। तो अगर कभी भी ये बोल दिया जाए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की ट्रिवियल के अलावा भी कुछ सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है, तो समझ जाना उसकी सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगी। तो यही लिखा हुआ है यहां पे कि भाई अगर कभी लिख दें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, देन दिस इंप्लाइज दैट गिवन सिस्टम मस्ट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन मतलब डी जीरो, क्योंकि D1 D2 D3 तो ऑलरेडी जीरो था, तो बस D जीरो रखना है। तो कभी भी क्वेश्चन में लिख दें होमोजीनियस दें और बोले नॉन ट्रिवियल है, तो खट से समझ जाना इनफाइनाइट का केस है, D जीरो ही रखना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं। Find the real values of R for which the following linear equations has non-trivial solution, और देखो कांस्टेंट जीरो है, इक्वेशन में देखोगे तो कांस्टेंट की टर्म ही नहीं है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे आएगा, जब इनफाइनाइट आएगा सर सीधे, क्योंकि या तो यूनिक ट्रिवियल, यूनिक मतलब 0 0 0 बस और कुछ नहीं, बट वो कह रहे हैं नहीं इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी है तो वो सीधे इनफाइनाइट होगा, यानी सिर्फ इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो गया, यानी कि D को जीरो ही होना पड़ेगा, यानी कि 2R माइनस 2 3 1R 2 2 0 R, इस डिटर्मिनेंट को उठा के जीरो रख दीजिए। सर व्हाट इज REE? बेटा REE होता है था रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, पहले ना 2000 तक 2002 तक शायद रुड़की जो थी IIT नहीं थी, उसका अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो IIT से टफ माना जाता था रुड़की का एग्जाम, ठीक है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, REE में आया था ये रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 2R इंटू प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2R, तो 2R क्यूब प्लस 2R माइनस 8 माइनस 6R, तो 2R क्यूब माइनस 4R माइनस 8 बराबर 0, R क्यूब माइनस 2R माइनस 4 बराबर 0।
क्यूबिक इक्वेशन बन गई भाई। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बढ़िया शॉर्टकट बताया था ना बेसिक मैथ में मैंने तुम्हें। एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे सर। आई थिंक आर इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रही है। हाँ आर इक्वल टू 2 कर रही है, तो आर माइनस 2 3 बार लिखेंगे। याद आई ये शॉर्टकट ट्रिक, फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेसिक मैथ के जो यूट्यूब पे हुआ था। और यहां आर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 आर स्क्वायर हो गया तो प्लस 2 आर लिखेंगे, माइनस 4 आर हो गया तो यहां प्लस 2 आर 2 लिखेंगे, माइनस 4 ऑटोमेटिकली। ये ट्रिक भाई जल्दी मैंने कर दी है, मैंने वहां समझाई है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दी है। ये तो डी नेगेटिव है, यही सिर्फ एक आर इक्वल टू 2 ओनली। तो इस क्यूबिक का सिर्फ एक सॉल्यूशन आया आर इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ यूट्यूब पे जो हुआ था उसमें मैंने क्यूबिक सॉल्व करना शॉर्टकट से सिखाया था, इसीलिए सिखाया था क्योंकि इस तरह की जगहों पे लगता है। हाँ तो r इक्वल टू 2 आ चुका है, फाइनल आ गया आंसर r इक्वल टू 2। r इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां पे उन्होंने एक चीज और ऐड करी हुई है बड़ी अच्छी, ऑल्सो फाइंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये कैसे निकालें सर, ध्यान से देखना भाई, ये कैसे निकाली जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो r इक्वल टू 2 एक काम करो इसमें डाल दो, 4x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0, इसमें भी डाल दो, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0, इसमें भी डाल दो, 2x प्लस 2z बराबर 0। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना सर, बस करो, बस लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, बस ये समझाने दे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो एक काम करो, एक को किसी को भी k मान लो, लेट x इक्वल टू k, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, कैसे एक्सप्रेस करना है सीखना पड़ेगा। x को k मान लेते हैं, तुम y को मान लो, z को मान लो, और बचे हुए दो k के टर्म्स में निकाल लो। मतलब क्या है सर, जैसे मान लो ये थर्ड इक्वेशन में x को k डाल देता हूं, तो 2k प्लस 2z इक्वल टू 0, तो यहां से z की वैल्यू माइनस k आ गई। तो अगर x k माना तो z हमेशा माइनस k होगा। x k और z माइनस k सपोज बीच वाली में डाल दो, यहां डाल दो इसको, तो x को k डाल दिया, k प्लस 2y माइनस 2k इक्वल टू 0, तो 2y बराबर k, y इक्वल टू k बाई 2। तो बेसिकली अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे एक्सप्रेस होगी, जब जब x k है तो y तुम्हारा k बाई 2 है और z तुम्हारा माइनस k है। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर k क्या है मेरे भाई, k एनी रियल नंबर है, जैसे ही k चेंज होगा अलग अलग खट 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 करके सॉल्यूशंस मिलती जाएंगी एक्स वाई जेड की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गई। जब आपने k को 0 डाला 0 0 0, वही तुच्छ प्राणी मिल गया हमें, यूनिक ट्रिवियल। k को 1 डाला तो 1 हाफ माइनस 1, वो भी इनको सेटिस्फाई कर रही होंगी। k को 2 डाला 2 1 माइनस 2, रूट 2 डाल लो, रूट 3 डाल लो, जो मर्जी डाल लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है, किसी एक को k मान लो, मैंने x को माना है, आप y को मान लो, z को मान लो, और बाकी दोनों को उसके टर्म्स में निकाल दीजिए। ठीक है, हाँ तो ये अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये इस तरीका है। इस पे क्वेश्चन दिया डीपीपी पे, इसलिए समझा रहा हूं। चलिए, तो इस पे एक सवाल ये लगाइएगा, देखिए होमोजीनियस का ही है, 0 0 0 दिए हैं, और इसको आप होमवर्क में लगाएंगे। अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, अगली क्लास में आप क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, ये भी कर लेना इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। देखो होमोजीनियस है, 0 0 0 जहां दिख जाए समझ जाओ होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। एक और देख लो होमोजीनियस पे, ये देखो कांस्टेंट 0 0 0 होमोजीनियस पे। तो ये 3 सवाल हो गए होमवर्क, जिनको आप निपटाएंगे, और साथ में डीपीपी। अब थोड़े मिक्स्ड जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें अब अगले लेक्चर में करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में समझ लो डिटर्मिनेंट्स थोड़ा करेंगे, और फिर मैट्रिसेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट्स के बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, फिर मैट्रिसेस स्टार्ट कर देंगे। बाकी होमवर्क में मैंने डीपीपी 4 दे दी है, और संडे का गिफ्ट बेटा, कई लोग कह रहे थे मॉड्यूल में से क्या करें सर, प्रारंभ में ऑल क्वेश्चंस कर लेना, बस 1-2 क्वेश्चन में जहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिख जाएगा वो मत इस्तेमाल करना, वो अभी ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाओगे जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दूंगा। एक क्वेश्चन में है शायद 25 नंबर में, देख लेना, बाकी तो सब जगह है। ठीक है सर, फैक्टर थ्योरम, अबे फैक्टर थ्योरम वही होती है डिटर्मिनेंट में, कोई नई फैक्टर थ्योरम नहीं, फालतू उस क्वेश्चन ही है, उसको कर लेगा क्वेश्चन ट्राई, डीपीपी में डाल दूंगा।
उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्टर थ्योरम वाला ही कॉन्सेप्ट होता है। चलो भाई, तो इसके साथ ही जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई क्लास आज टाइम पे खत्म कर देंगे, तुम लोगों को मैच देखने की जल्दी है। एक दो भाई कह रहे हैं सर एक्सटेंड लेक्चर सर जी। भाई मेरे आज ही एक्सटेंड करवाएगा क्या, ये बता। दुनिया की सारी गालियां मुझे आज ही पढ़वाना चाह रहा है, तो एक्सटेंड करेंगे। आज की दिन बस नहीं करेंगे, बाकी आगे अगले वीक में जितना एक्सटेंड करना हो कर लेंगे, बिकॉज मैच नहीं है भाई, आज मैच के दीवाने हैं। कई लोग वो कहेंगे सर वर्ल्ड कप फाइनल के दिन कौन एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो अगले वीक कर लेंगे। अभी अपना ठीक तो चल रहा है, जबरदस्ती का है एक्सटेंड एक्सटेंड कर रहे हो। सेल्फ स्टडी भी तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरे से ही पढ़ते रहोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे। सेल्फ स्टडी करो, जो मैच नहीं देखना चाह रहा हो सेल्फ स्टडी कर ले भाई, आराम से बैठ के डीपीपी लगाए। होमवर्क इतने आज लगभग 8-9 पीवाईक्यूज होमवर्क दे दिए, वो निपटाओ। एक्सटेंड मान लो कि तुम्हारी एक्सटेंड हो गई, 8-9 पीवाईक्यू अभी लगा डालो। हाँ, अभी पहुंच जाएंगे नोट्स 2 मिनट के अंदर। चलिए, तो आई होप आज मजा आया भाई आप लोगों को। क्रैमर्स रूल पढ़ के कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया हैं इसके, एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली 90% चांसेस है आएगा ही पेपर में, और वो आप फोड़ेंगे ही सही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीक में जहां पे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर को लेके। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर और एंजॉय करिए मैच।